यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाती है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली वर्क करता है और बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। बट क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही काफी है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए? जी नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि लोग फंडामेंटल एनालिसिस को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं करते? बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझने के लिए और उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि सीएस या फिर एमबीए इन फाइनेंस, कोई फाइनेंशियल फील्ड की डिग्री जरूरी है। बट आपको इस सब की जरूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये फ्रीली अवेलेबल होगा जिसके थ्रू आप फंडामेंटल एनालिसिस को मास्टर कर सकते हैं एक यूनिक वे में। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फरहान मीर और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस को मास्टर कीजिए एंड टेक योर स्टॉक मार्केट जर्नी टू नेक्स्ट लेवल। और ये पूरी बैच का मकसद ये है कि भाई 20-25 साल टिके रहो। ठीक है, इतना पैसा बनेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब ट्रेडिंग से बने, इन्वेस्टमेंट से बने, वो एक अलग कहानी है। तो भाई एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मेरे को मैसेज भी किए कि भाई सक्सेस रेशो कम है, मतलब क्या रिस्क है? रिस्क कुछ नहीं, मैंने आपको क्लियर बोला, इंडियन मार्केट में रिस्क ही नहीं भाई। 20-25 साल ना ऐसा मतलब मैं सिंपल आपको कंक्लूड करूं, 1960 में जहां पे जापान था, 1980 में जहां पे अमेरिका था ना, वहां पे अपन अभी है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं जल्दी से आपको बताता हूं। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ये देखो। यस, ये देखो व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, मतलब आप समझो अपन किस लेवल की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये है 1980 का टाइम। ये एक्चुअली मंथली चार्ट है, ये चार्ट कैसे रीड करना अपन बाद में देखेंगे। बट 1980 से आप देख रहे हो, ये है बुल मार्केट। इसको बुल मार्केट बोलते हैं। ये आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट छोटा नहीं है। ये एक्चुअली क्या है पता है? ये है 1965 और ये है 1980। ये एक्चुअली 15 साल है। ठीक है, वो चार्ट मैंने छोटा करके आपको दिया, 15 साल है तो छोटा नहीं है। यहां से लेके यहां तक ये कितना रिटर्न है, ये देखो। ये है 1980 और आज का दिन ये है 5000%। 5000%। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना समझो। तो ये जो लेवल की ग्रोथ अपने पास आने वाली है, जहां पे 1980 में अमेरिका था ना, वहां पे हम लोग अभी हैं। और जहां पे 1960 में जापान था, ये देखो 1960 में जापान कहां था? 1960 में जापान यहां था, ये देखो यहां पे था 1960 में। ये लेवल की ग्रोथ आने वाली, ये ग्रोथ भी बहुत बड़ी है। ठीक है, ये देखो वो 5000 टाइम की थी ना, ये ग्रोथ देखो, ये है आपकी 3500%। ठीक है, मतलब जो इंडेक्स था वो 1000 का हो गया 35,000। मतलब आप समझ लो 35 गुना बन गया इंडेक्स। इंडेक्स कितना था? 1000 का, आज इंडेक्स बन गया कितना? 40,000, मतलब 40 गुना। मतलब अगर निफ्टी आप यहां से 40 गुना कर लो, कितना होता है? आज निफ्टी कितना है? 20,000 है ना। जरा जल्दी से कैलकुलेशन करो, बताओ तो सही, कितना समझ में आएगी बात? आज निफ्टी आपका 20,000 है, अगर इसको मैं 40 गुना कर दूं तो कितना होता है? 20,000 का 40 गुना कितना होता है भाई? है कोई बताने वाला? 8 लाख। 8 लाख निफ्टी अगर 40 गुना बढ़ रहा है। यूएस कितना गुना बढ़ा? 50 गुना, मतलब 20,000 का निफ्टी 10 लाख। और उसमें अगर चलो मैं मान लेता हूं ये जो बुल मार्केट है, अगर अपनी थोड़ी पहले भी चालू होगी तो भी 4-5 लाख तो कहीं नहीं गया भाई। देखो सीन क्या पता है, डरने की किसको जरूरत है? और अभी मैं आपको बताता हूं, सुनो क्या होता है पता है? पैसा ना हमेशा ना डेवलपिंग कंट्री पे बनता है, डेवलप कंट्री में नहीं बनता। ठीक है, मतलब जो कंट्री ग्रो करते रहती है ना, पैसा उसमें बनता है। ठीक है, आज आप समझिए इंडिया ग्रो कर रहा है तो पैसा बनेगा। क्यों? अब जैसे यूएस है, ठीक है, अब यूएस में रोड बन चुकी है। अब रोड बनी तो क्या करोगे? क्या खोद के वापस रोड बनाओगे क्या? मेट्रो बन चुकी है, ब्रिज बन चुके हैं, तो खत्म होगी वहां पे डेवलपमेंट। ठीक है, वही चीज यहां बन रही है। अब अगर आपको रोड बन रही है, ठीक है, तो रोड बने तो आप सोचो क्या क्या लगता है? लेबर लगता है, सीमेंट लगता है, इलेक्ट्रिक लगता है, पावर लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, और सोचो क्या क्या लगता है। तो जब कंट्री बढ़ता रहता है ना, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी। और कंट्री जब बढ़ जाता है ना, तो एंड हो गया काम। दुनिया की पहली मेट्रो कब बनी पता है? 1905 में। कहां बनी? पेरिस में। ठीक है, अब साल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा। 1905 में दुनिया की पहली मेट्रो बनी पेरिस में। ठीक है, और मुंबई में जो एरिया में मैं रहता था, खारगर में, उसमें पहली मेट्रो अब बनी। मेरे ख्याल से लास्ट 2023 में उसका ओपनिंग हुआ है। सोलापुर में तो मेट्रो ही नहीं है। तो 1905 में जो पेरिस में मेट्रो बनी ना, वो उनका प्रॉब्लम है। और 2024 में मुंबई में, पुणे में मेट्रो जो बन रही है, 2025-30 में जो सोलापुर में बनेगी, दैट इज आवर अपॉर्चुनिटी। बात समझ रहे हो? तो ये लेवल की ग्रोथ इंडिया में आने वाले टाइम में होने वाली है। ठीक है, तो सीन ऐसा है ना कि हमारी जनरेशन इसमें निकल जाएगी। ठीक है, हमारी जनरेशन में आपको नहीं सोचना कि निफ्टी का टॉप लग जाएगा। निफ्टी का टॉप कब लगेगा? नेक्स्ट जनरेशन में। ये जो आप यूएस का जो चार्ट देख रहे हो, ये देखो मैं आपको आगे कहानी बताता हूं यूएस की। ठीक है, यूएस के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग यूएस से ज्वाइन करते हैं ना अपने इधर। देखो आई मे बी रॉन्ग, बट जो एनालिसिस है आप एग्री करो तो बढ़िया है। ये देखो सीन क्या है, ये चार्ट आपका यूएस का है। ठीक है, ये देखो मैं आपके सामने
ये पहले ये जापान का चार्ट आपको दिख रहा है, एक बार बताओ दिख रहा है जापान का चार्ट आपको? ठीक है, ये जापान का चार्ट आप देखो। हाँ ये देखो, ये देखो सीन क्या होता है पता है, ये देखो ये वो टाइम था ना जब जापान तरक्की कर रहा था। ठीक है, ये वो टाइम था जब जापान तरक्की कर रहा था, और ये टाइम था जब जापान तरक्की कर चुका। तो आप समझो कि 1960 से लेके 1990 तक 30 साल में जापान में 4000% का रिटर्न मिला। मतलब मार्केट 40 गुना हो गई 30 साल में, मार्केट 40 गुना हो गई। और उसके बाद 1990 से लेके आज तक 2022 तक अगेन 30 साल हो गए, मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। ये गेम होती है, बात समझो आप। ये 30 सालों में मार्केट ने 40 टाइम रिटर्न दिया, और नेक्स्ट 3 सालों में कुछ नहीं रिटर्न दिया। क्यों नहीं रिटर्न दिया? क्योंकि यहां इसके बाद मार्केट परफॉर्म नहीं की, क्योंकि कंट्री डेवलप हो चुकी है। उसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। आज एवरेज एज जापान की 48 ईयर्स है। आज एवरेज एज जापान की 48 ईयर्स है। ठीक है, पॉपुलेशन जितनी यंग होती है ना, काम करने की ताकत उनकी ज्यादा होती है, स्पेंड करने की ताकत उनकी ज्यादा होती है, और देश तरक्की करता है। ये टाइम पे जब जापान चल रहा था ना, तब उनकी एवरेज एज 28 थी। यहां पे पहुंचते पहुंचते अब जापान की एवरेज एज 48 हो चुकी है। यहां पे जापान की एवरेज एज 28 थी। आज आपको पता है इंडिया की एवरेज कितनी है? 28। आज इंडिया की एवरेज एज 28 है, समझे? तो अब क्या हुआ देखो, जापान ये सीन है। अब यूएस में क्या हो रहा है ये देखो, ये यूएस है आपके सामने, ये देखो ये चल रहा है, यहां से चल रहा है 1980 से चल रहा है, चल रहा है। अगर ये यहां से 10-20 साल ना चले ना, तो भी सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है। जब जापान रुका ना अपने टॉप पे, किसी ने सोचा होगा रुकेगा? देखो सीन क्या होता है, जब मार्केट चलती है ना, तो सब लोग को ना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है नहीं यही सही है, यही होता रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। जब जापान का टॉप लग गया, किसी ने सोचा जापान 30 साल रुक सकता है? तो क्यों यूएस यहाँ पे 30 साल नहीं रुक सकता? क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है। जब ये स्टॉक में इतनी मूवमेंट्स आती है ना कंपनी में, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो नो वंडर अगर यूएस भी 10-20 साल 30 साल रिकॉर्ड रिटर्न ना दे, तो क्यों नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। अब आप बोलोगे फिर क्या क्या बोलते कि यहीं से यूएस का टॉप लगेगा? पता नहीं, अभी लगेगा, साल बाद लगेगा, 2 साल बाद लगेगा, 5 साल बाद लगेगा, पता नहीं। बट मेरा बोलना यह है कि इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है। आज यही तो सीन है ना। आज देखो, अगर पॉलिटिक्स को साइड करो, बट कहीं पे भी जाते हो ना, मोदी साहब को जो भी देखता है ना, जो है गले लगाता है। आज इंडिपेंडेंस डे पे, इंडिपेंडेंस नहीं, रिपब्लिक डे पे फ्रांस का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इंडिया में आया था। काय को आया था? क्या लेना देना भाई? कुछ टाइम पहले तक ये जो गोरे हैं वो हमको हकीर समझते थे, कमतर समझते थे। आज ऐसा है कि यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इंडिया मोदी साहब को बोलता है कि भाई तू रशिया से बात कर, उस जंग को रुका दे। कल ही कोई न्यूज पढ़ रहा था, H1 वीजा वालों के लिए कुछ यूएस या कोई तो भी कुछ ज्यादा ओपनिंग दे रहा है, पता नहीं डिटेल में नहीं पढ़ा, पर ऐसा कुछ तो भी। आज जो बाइडन साहब हैं, ये जितने लोग हैं यूएस के, यूके के प्राइम मिनिस्टर, और ये जो मोदी को साहब को ये लोग इनवाइट करते हैं, क्या क्या चीज क्या है? और जहां देखो पुतिन साहब ये वो गले मिलते हैं मोदी को। क्यों मिलते हैं? वो मोदी साहब को गले नहीं मिल रहे, वो इंडिया की कंजम्पशन पावर को गले मिल रहे हैं। और इंडिया की कंजम्पशन पावर क्या है? पॉपुलेशन। 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ना इंडिया की, उसको मोदी साहब गले लगा रहे हैं, उसको बाइडन साहब गले लगा रहे हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उसको गले लगा रहे हैं। मोदी साहब के जगह अगर राहुल साहब भी बन जावे ना प्राइम मिनिस्टर, तो भी उन्हें गले लगाना है। ऑप्शन क्या है? उनके देश में जो आईफोन बनता है वो कौन यूज करेगा? सबसे ज्यादा यूजर तो उनके देश में बनता है, हमारे देश में यूज होता है। अरे उनके पॉपुलेशन ही नहीं है, यूज कौन करेगा? कल को अगर यूएस ने इंडिया से पंगे ले लिए और इंडिया वालों ने बोला नहीं भाई हमारे को आईफोन नहीं चाहिए, तो उनका आईफोन यूज कौन करेगा? दुनिया में जो भी चीजें बन रही है ना, उनकी सबसे बड़ी खपत वाली मार्केट इंडिया है। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है यहाँ की जो पॉपुलेशन है। और ये पॉपुलेशन में इतनी ताकत है ना, और वो भी पॉपुलेशन ही नहीं, यंग पॉपुलेशन। 1971 के पहले चाइना का स्लोगन था, पता है क्या था? खबरदार अगर दूसरा हुआ तो। अब 1971 पे चाइना ने स्लोगन, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी ना, तो चाइना ने स्लोगन रखा, खबरदार दूसरा हुआ तो। आज चाइना का स्लोगन क्या है? खबरदार अगर दूसरा नहीं हुआ तो। हमने डाल दिया ना चाइना को पीछे पॉपुलेशन में। तो भाई ऐसा फक्र करने की बात नहीं है कि भाई हम तो पॉपुलेशन में बहुत आगे पहुंच गए, वो एंगल से नहीं बता रहा, बट ठीक है,
चाइना को भी रियलाइज हो रहा है कि भाई पॉपुलेशन और बढ़नी चाहिए। तो जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक टाइम पे हमारा प्रॉब्लम था। स्कूल में मैं गया था, स्कूल में पूछता था हमारा देश, बोला इतना पिछड़ा हुआ क्यों, तरक्की क्यों नहीं करता। टीचर मेरे को क्या बोलती है, बोलते तुम्हारे देश की, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आज वही चीज उल्टी हो गई है, बोले आज हमारा देश तरक्की क्यों करेगा, बोले हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 1970 में चाइना सोचता था भाई पॉपुलेशन नहीं चाहिए, आज उनका भी स्लोगन है दूसरा नहीं हुआ तो सीन क्या है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो बन रहा है ना उसको खाएगा कौन, वो इंडिया खाएगा। एवरेज एज 28 साल की है। आज ऐसा हाल हो गया ना, मैं मोबाइल खरीदने जा रहा था, ठीक है, तो मेरे को मेरा साला बोलता है फरहान भाई एक मोबाइल खरीदोगे, मैं आईफोन है। अब एक्चुअली ना मेरे को यूज करने नहीं आता, मैंने ये जो अपना लैपटॉप है उसके पहले मैंने वो मैकबुक लिया था, वो मैकबुक मेरे को स्क्रीनशॉट निकालने नहीं आ रहा था, है ना। नो वंडर मैं आईटी में नहीं हूँ, आईटी में शुरुआत किया था करियर, 1 साल में छोड़ दिया, ऐसी हालत है अपनी। तो स्क्रीनशॉट निकालने नहीं आता मेरे को, तो बोले आईफोन लोगे, मैं बोला नहीं भाई एक तो पहले समझ नहीं आता आईफोन, बट ठीक है मतलब अब वो क्या स्टेटस बन गया है भाई, आईफोन रहेगा तुम्हारे हाथ में अच्छा लगता है। मैं बोला कौन सा है, तो था आईफोन मेरे ख्याल से 10 या 11, मतलब आप समझ सकते हो 1-2 साल पुरानी बात है। खैर एजेंडा वो था नहीं, भावनाओं में बह रहे हैं तो ठीक है। तो बोला किसका है, बोलते है उसके एक दोस्त का है, और उसने आईफोन लेके सिर्फ 3 महीना हुआ है, और 60,000 का आईफोन 50,000 में दे रहा है। बोला क्यों, बोलता है वो ईएमआई नहीं भर पा रहा है। बोला वो जो बच्चा जिसने 60,000 का ईएमआई पे आईफोन लिया था उसकी सैलरी थी 12,000 रुपया, जिसका 6,000 का ईएमआई था। गेम देखो क्या हो रही है। आज आप कौन सा फोन यूज करते हो, आपके माँ बाप कौन सा यूज करते थे, आपके बच्चे कौन सा यूज करेंगे। हमारे माँ बाप के पास बाइक थी, हमारे पास अगर कार है ना, तो कार को अगर आप जाके किसी को बोलते हो ना मेरे पास कार है, पहले ना कार एक लग्जरी माना जाता था, अब कार नेसेसिटी हो गया है। आप बोलोगे कार है ना तो कोई रिएक्शन भी नहीं देता। हाँ अगर कुछ बोल दिया बड़ी कार है या फिर दूसरी कार है तब तो एक अलग बात है। तो आप समझो किस हिसाब से यहाँ पे जनरेशन बदल रही है। परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था बोलते यूएस में जितने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पूरे 3 साल में होते हैं ना, उतने इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई पेमेंट से 1 महीने में होता है। क्या समझे, समझे। देखो यूपीआई का सीन क्या है, जो जो ये जो करेंसी यूज करते हैं ना आप, क्रेडिट कार्ड यूपीआई, इसमें होता क्या पता है, इसमें ना सिर्फ एक बार तकलीफ होती है, कब, जब बिल आता है महीने के एंड में, जब क्रेडिट कार्ड वाला बिल देता है ना तभी तकलीफ होती है। बाकी बाकी जो कैश वाले है ना उनको तो रोज ही तकलीफ होती है। कभी कभी महसूस करना, जाके कहीं बिल पेमेंट करोगे ना कैश से करना और ऑनलाइन करना, ऑनलाइन में तो तकलीफ नहीं होती, हाथ से जो पैसा छूटता है ना उसकी तकलीफ अलग है। ये जो नोटबंदी के बाद जो इंडिया में जो चेंजेस आए हैं, जो ऑनलाइन का कल्चर जो आया है, अब नोटबंदी सही है नहीं है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर अपन बात नहीं कर रहे, बट जो कल्चर शिफ्ट हुआ है ना, मैं गोवा गया था 10,000 रुपए लेके, कैश लेके गया था 10,000, 8,000 वापस लेके आया। सब जगह तो ऑनलाइन नहीं हो रहा था। आजकल मैं ऐसे घूमता हूँ ना सोलापुर में, तो भाई मतलब ऐसे घूमता हूँ, मतलब सोलापुर जैसी जगह पे ना मैं ये लेके घूमता हूँ बस मोबाइल, मेरे पास कैश ही नहीं होता। ट्रैक पैंट, मतलब मुझे पता भी नहीं मैंने लास्ट टाइम फॉर्मल पैंट कब पहना था, भाई की है भी नहीं है वो भी नहीं पता मेरे को। तो ट्रैक पैंट में घूमता रहता हूँ ऐसे मोबाइल लेके, हर जगह चलता है। और कहीं नहीं चलेगा तो कोई ना कोई सब्सक्राइबर तो मिल ही जाता है, भर देता है बिल, है ना। बाकी थोड़ा ज्ञान देंगे तो एक चाय तो बनती है ना, अरे ठीक है छोड़ो, भर देता है, चलो फरहान भाई आपने बोल मैं पिला देता हूँ, चल पिला दे यार, चल तू भी क्या रखेगा चल, है ना। तो समझो बात को कि ये जो शिफ्ट हुआ है ना ऑनलाइन की तरफ, जो इसकी वजह से ना आपके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। आप खुद ही देखो कितना आप करते थे और अब आगे चल के आप कितने खर्चे करने वाले हो। मैं गया था एक दिन बिग बाजार, ठीक है, बिग बाजार में गया तो बिल लगाया उसने, मतलब 800 रुपए का, मतलब कुछ छोटी सी चीज खरीदी थी, मेरे को ध्यान नहीं है क्या है, लेकिन उसके चक्कर में 800 रुपए बिल हो गया, क्योंकि वहां जाओगे तो फिर ये ऑफर वो ऑफर, ऐसा करते 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 800 रुपए लग गए मेरे, ठीक है। अब मैं गया काउंटर पे पैसा भरने के लिए, तो सीन ऐसा हुआ कि उसने बोला मेरी वाइफ को, देखो ऐसा है 200 रुपए की आप और शॉपिंग कर लो, आपको 200 रुपए फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई सही लगा, 200 की करेंगे तो 200 फ्री मिलेंगे, उसके चक्कर में हमने और 200 खरीद लिया, 1,000 रुपए का बिल कर दिया। लेकिन उसने क्या बोला, 200 अभी नहीं मिलेंगे, 200 आपको नेक्स्ट शॉपिंग पे मिलेंगे, और वो नेक्स्ट शॉपिंग में 200 को रिडीम करने के चक्कर में 2,000 के और लग गए। मतलब ये जो फेस्टिवल आता है ना, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, और क्या हुआ बिग बिलियन डेज, उसमें मेरा सिर्फ एक ही काम है जिंदगी में, सिर्फ ओटीपी देना। तो भाई पॉइंट क्या है, मुद्दा ये है ना भाई कि भाई इंडिया में ना लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं, और जैसे जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं ना, एक का खर्चा दूसरे की आमदनी होता है, ठीक है। तो ये जो यूथ पॉपुलेशन है, जो हमारे देश की जो कंजम्पशन है ना, इसको आप समझो, इसी को जो बाहर वाले गले लगा रहे हैं,
बात समझो। तो ये देश अभी ना एक ऐसे मोड़ पे आया हुआ ना, यहाँ से फ्लाई करने को तैयार है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, वी आर इंडियन एवरेज इंडियन एज इज 28 ईयर्स। उसके बाद यूएस और चाइना जापान में क्या होता है आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं पर कैपिटा इनकम, आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2,500 के आसपास है, चाइना की 10,000 के आसपास है, और यूएस की तो उससे ज्यादा है, ठीक है। देखो सीन क्या है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना, तो इंसान की जो बेसिक जरूरतें रहती है ना, रोटी कपड़ा मकान, अगर मान लेते हैं कि एवरेज इंडियन साल भर में 2 लाख रुपए कमाता है, आज के दौर में एक एवरेज इंडियन साल का 2 लाख कमाता है, वो 2 लाख के पूरे उसके पैसे कहाँ जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान, बस उसकी बेसिक जरूरतें। वो जैसे 2 से 4 करेगा ना, जो उसके ऊपर के 2 लाख है ना, वो कहाँ जाएंगे, वो उसके बाकी स्पेंडिंग में जाएंगे, समझे। तो वो जो डिमांड क्रिएट करेगा ना, बाकी स्पेंडिंग मतलब उससे जाके बाइक खरीद लेगा, जिसकी उसको शायद जरूरत ना भी हो। तो जो पर कैपिटा इनकम, किसी भी देश तरक्की कब करता है, जब उसकी पर कैपिटा इनकम जब 2,000 से 10,000 की रेंज में जाती है ना, वो चार्ट ऐसे बनते हैं जो आपके सामने बने। हमारा एडवांटेज क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारी पर कैपिटा इनकम यहां से बढ़ रही है। हमारी जीडीपी आज 3 ट्रिलियन की है, जो कि अंबानी साहब के हिसाब से बाय 2047 विल बी 30 ट्रिलियन, अडानी साहब के हिसाब से विल बी 40 ट्रिलियन। और बाकी खैर अडानी अंबानी छोड़ो आप, बाकी जो नॉर्मल जो एजेंसी रहती है उनका भी ऐसा बोलना है 25-30 ट्रिलियन तुम आराम से पहुंचाएंगे, मतलब वो खुद ही बोले 10 टाइम तो तुम 10 गुना तो तुम ऐसे हो जाओगे। तो जब ये जीडीपी बढ़ती है ना, अब यूएस का प्रॉब्लम क्या है, दे आर ऑलरेडी एट 25 ट्रिलियन, वी आर एट 3 ट्रिलियन, वी आर स्मॉल कैप, यूएस इज लार्ज कैप। Large cap offers more safety, but they don't offer much returns. They provide stability, but रिटर्न कम बनता है। स्मॉल कैप में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, बट रिटर्न ज्यादा बनता है। इंडिया में जो औरतें हैं, ठीक है, आज इंडिया में 14% औरतें काम करती हैं, 10 साल पहले वो सिर्फ 4% थी, और जो वर्ल्ड का एवरेज है वो 24% है। चाइना की औरतें 54% है, ठीक है। जो बोल रहा हूं आंकड़े चाहिए तो बाद में नोट करके रखना आप, हमने तो भाई ये सब आंकड़े पी लिए हैं। इंडिया की जो औरतें हैं, इंडिया में आज 14% औरतें काम करती हैं, 10 साल पहले 4% करती थी, वर्ल्ड में 24% करती हैं, और यूएस में वर्ल्ड में 24% करती है, चाइना में 54% करती हैं। अब समझिए अगर इंडिया की जो औरतें काम कर रही हैं, क्या करेगी। आज जितना मर्द कमाते हैं, ठीक है, मुझे लगता है वी कैन टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, ठीक है। अगर साथ में औरतों ने कमाया, दैट एडिशनल इनकम क्या होगा, वो जो एडिशनल इनकम है, आप समझिए इकोनॉमी तब चलती है उस पर स्पेंडिंग होती है, खर्चा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की आमदनी है। आप रेस्टोरेंट में खर्चा कर रहे हैं, रेस्टोरेंट उनकी वो कमाई है, आपका खर्च है बट उसकी कमाई है, वो कमाएगा वो कहीं और खर्चा करेगा, चक्का चलता है चक्का। तो जो औरतों के एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, मान लेते पहले मर्द 2 लाख रुपए महीना कमाते थे, साल का कमाते थे, अब औरतें भी 2 लाख कमा रही है, 1.5 लाख 1 लाख कमा रही है, 50,000 कमा रही है, उसका क्या होगा, वो पैसे खर्च होंगे। आज अगर हम जैसी जनरेशन ना भी खर्च करना चाहे ना, हमारे बच्चे थोड़ी ना अपने को बोलेंगे मत करो, वो तो करा के छोड़ेंगे खर्चे। वो पैसे जो है ना वो इकोनॉमी में जाएंगे, चक्के में जाएंगे, फिर भले वो सेविंग होए, भले वो इन्वेस्टमेंट होए, है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट तो कम ही करते हैं, 2 करोड़ में हम लोग, वो पैसे अगर खर्च हो तब तो कंपनियां ग्रो करेंगी, ज्यादा लोग कमाएंगे, ब्रिटानिया का बिस्किट खाएंगे। पहले आज इंडिया में ब्रिटानिया का बिस्किट लग्जरी माना, आप समझो। हालांकि बिस्किट जैसी चीज शायद हमारे लिए छोटी बात हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके लिए बिस्किट भी एक लग्जरी है। जब वो बिस्किट अफोर्डेबिलिटी हो जाएगा, नेसेसिटी में तब्दील हो जाएगा, तो लोग बिस्किट खरीदेंगे, ब्रिटानिया ग्रो करेगी। और ब्रिटानिया ग्रो करेगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास वो शेयर्स हैं, ब्रिटानिया निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 ग्रो करेगी, देश तरक्की करेगा। तो ये पूरे चक्के हैं। उसके गवर्नमेंट का इतना पैसा आ रहा है ना, 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ लास्ट महीना, 1.7 लाख करोड़, इट इज द हाईएस्ट एवर। क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी गवर्नमेंट, स्पेंड ही करेगी ना। बोले भाई चोर है गवर्नमेंट, बोले मंत्री लोग खा ले, अरे कितना खाएंगे, खा कर कुछ तो स्पेंड करेगी। और जब वो स्पेंड करेगी तो क्या होगा, हर साल जो बजट में इतना सारा एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता है, क्या सीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आने का मतलब समझ रहे हो, वो पूरा चक्का चलता है, पावर लगता है, सीमेंट लगता है, लेबर लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, चक्का चलता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा तो सोचो कितना, अभी जैसे ये पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना। आज बैठ के मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेना ना देना, आपने काम मुझे देखा है या पता नहीं कभी देखोगे फ्यूचर में, पता नहीं, शायद मुलाकात जिंदगी में कभी हो भी ना, बट क्या है, पार्ट ऑफ देखो कहां कहां से लोग कर रहे हैं। आईटी वाले वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके रोड अच्छे हैं, हाईवेज अच्छे हैं, तो कहां कहां से ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, कितना कुछ हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, और जितने मैं साइन बोल रहा हूँ ना, ये साइन पता है किस चीज की अलामत है,
ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें 1960 में जापान में हुई हैं। देखो ये सडनली नहीं होता, इट्स अ रिवोल्यूशन जो धीरे धीरे डेवलप होता है। ये चीजें 1960 में जापान में हुई, 1980 में यूएस में हुई, और उसके बाद बम, धमाका, ब्लास्ट, एंड वी आर एट दैट स्टार्टिंग पॉइंट। बोलते बहुत बढ़ गई निफ्टी 22,000, वो स्टार्टिंग पॉइंट तो सर 20,000 पे था, वो स्टार्टिंग पॉइंट तो 15 पे था। अरे क्या फर्क पड़ता है जब ऊपर तेरे को 3 लाख दिखता है? अरे 15 पे था मान ले, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर 3 लाख दिख रहा है ना तेरे को। कमाल है यार। आज पिछले 1 सालों में आप समझो, ये जो देख भाई, कुछ भी हो, सरकार है तो शानी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर रिलीजन वाला एंगल हटा दो ना, है तो दिमाग भाई को। पिछले कुछ सालों में, कुछ 1 सालों में पीएसयू स्टॉक, जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, स्टॉक डबल ट्रिपल हो गए। और मैं यहाँ पे देखो, मेरा तो कोई पॉलिटिकल व्यू है भाई, कुछ नहीं, अपने को कुछ वो समझ ही नहीं आता एंगल, ठीक है। अपने को भाई ऐसा है कि अपने को इतना समझता है कि भाई मैं बैठ के 4 लोगों के साथ जमा करूं और आलोचना करूं कि गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, उससे अच्छा मैं ये करूं कि किस तरीके से मेरी इनकम बढ़े। आज मैं सुनता हूं कि पेट्रोल का भाव 105 रुपए हो गया, 2014 में पेट्रोल का भाव 60 रुपए था। तो अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, आज 2024 में बैठ के मैं रोता रहूं भाई पेट्रोल 100 रुपए हो गया, 120 रुपए हो गया, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरा ऑप्शन क्या था, भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है मेरे हाथ में तो नहीं है, ये कर लूं कि 2014 से अभी 10 साल हो गए ना, अपनी इनकम को 60 से 120 कर लूं या 180 कर लूं, ताकि वो पेट्रोल मेरे को अफोर्डेबल लगे। प्रॉब्लम ये है ना, क्या बस सोच का फर्क है भाई। कुछ लोग बैठेंगे क्रिटिसाइज करते रहेंगे सिस्टम को, इसको उसको, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे, जिनकी वो आदत होती है हर चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए लाइफ में कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो या तो अफसोस करो 60 रुपए का पेट्रोल 120 हुआ, या कोशिश करो पैसा बढ़ाओ, कमाने की सोचो। तो भाई ऐसा है कि पिछले 1 सालों में जो पीएसयू स्टॉक थे वो इतने ज्यादा चले, ठीक है। अब मैं आपको, चलो पीएसयू का एक काम करना, याद रखना, पीएसयू के स्टॉक मार्केट की गेम बताऊंगा मैं आपको कि स्टॉक मार्केट के पीएसयू के स्टॉक क्यों बढ़े, ठीक है। अब सीन ऐसा है मैं याद दिलाना, पीएसयू का स्टॉक मार्केट का रिलेशन बताऊंगा, स्टॉक क्यों बढ़े पीएसयू, ठीक है। अब जब स्टॉक बढ़ गए तो नेटवर्क किसकी बनी, पीएसयू का ज्यादातर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के बढ़ गई। और पीएसयू स्टॉक क्यों जाने जाते हैं, ज्यादा डिविडेंड देने के लिए। तो ज्यादा डिविडेंड देंगे तो उन्हीं को मिलेगा ज्यादा डिविडेंड, उन्हीं को मिलेगा अप्रिसिएशन, और गवर्नमेंट का पैसा आ गया, क्या करेगी, स्पेंडिंग करेगी। 2 टाइप की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है और एक लोगों की स्पेंडिंग है, दोनों स्पेंडिंग जरूरी है। गवर्नमेंट का साथ रहा, लोगों की स्पेंडिंग रही, बूम ब्लास्ट। तो भाई इतने सारे रीजन है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। सो ये सब रीजन ना आपको ना एक बेस सेट कर रहे हैं, और ये बेस के बाद ऐसा धमाका होगा ना, जो 20-25 सालों की ऐसी बुल मार्केट आएगी ना, मतलब उसमें, मतलब आप, मतलब अगर आप, मेरे को लगता है किस्मत वाले एंगल को अगर आप हटा दो, देखो अल्टीमेटली अब वो एंगल पे बात तो नहीं करना चाहिए, बट शायद अपनी किस्मत में जो होता है हमको वही मिलता है। अगर जो लिखी हुई चीजें अगर आप उसको हटा दो ना जिंदगी में से, तो मुझे लगता है भाई कि कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे आप पैसा ना बना पाओ। इतना बना पाओगे ना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ भी ले लो, कैसे भी ले लो, म्यूचुअल फंड को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसा बनेगा। धमाका होने वाला है भाई 20-25 साल में। बस अफसोस सिर्फ ये रहेगा अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तब अफसोस है, बाकी तो भाई सब सेट है लाइफ, ठीक है। तो कुछ इस पे अगर क्वेरी है तो बताओ, ठीक है। बाकी मेरे को एक बात बताओ यार, किसी ने एग्जांपल ऑब्जर्व किया टेक्निकल एनालिसिस का, आजू बाजू कुछ आपको कोई एग्जांपल दिखा क्या आज? मैंने ऑब्जर्व किया आज जिम में गया था ना, तो मेरा जिम वाला डॉग मेरे पे ना एकदम बांधे हुए थे कुत्ते को, एकदम जोर का भौंकने लगा, एकदम ऐसा बेचैन हो गया कुत्ता मेरे को देख के। मैं डर गया, बोला यार किसको क्या हो गया। तो वो जिम का ओनर आया, जिनका कुत्ता था, बोला फरहान भाई को टेंशन की बात नहीं है, इसको ना सुसु आई हुई है। उसने खोला, वो डायरेक्ट डॉग गया बाहर, सुसु करके आ गया, ऑल गुड हो गया। टेक्निकल एनालिसिस कैसे, मेरे को नहीं पता कि वो ऐसा हरकत करता है तो डॉग को सुसु आती है, बट ओनर को तो मालूम है कि रोज का वही काम है। यही सीन है, वो जो चार्ट में देखूंगा, ठीक है, उससे वो सब नहीं समझेंगे। वो चार्ट में आपको तो आप नहीं समझ पाओगे, क्यों? क्योंकि वो आपने उसकी स्टडी नहीं की है, आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैं समझ जाऊंगा। तो जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी चीजें आप जानोगे, उतने बेहतर कर पाओगे। अब हो सकता है उसने खोला होता, शायद वो डॉग को सुसु नहीं आ रही होती, कुछ और वजह से वो कर रहा था, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। सोचा समझा, दाव लगाया, नहीं कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे एग्जांपल रोजमर्रा में आप ऑब्जर्व करते रहो, सही है। बाकी वही बात है, देखो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इट्स अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप, आपको वक्त देते रहना है, इवेंचुअली यू विल ग्रो, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल फेजेस ऑफ योर लाइफ।
ट्रेडिंग तो है ही, आपको देना है। जिम का एग्जांपल मैंने दिया, सेम स्टोरी गोज विद माय सोशल मीडिया। ठीक है, मतलब मैं खुद सोशल मीडिया पे मैं पिछले 1-2 साल से हूँ, 2-2.5-3 साल से हूँ शायद से, एंड आई वाज नॉट एबल टू ग्रो ऑन यूट्यूब। आई वाज डूइंग इट, बट ठीक है, दैट्स फाइन। सी सिंपल है, जिसको आप प्रायोरिटी रखते हो ना वो आपको प्रायोरिटी रखता है, जिसको आपने ऑप्शन माना वो आपको ऑप्शन मान लेगा। सोशल मीडिया वाज नेवर माय प्रायोरिटी। इफ यू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, कितनी गंदी क्वालिटी, मतलब इवन मैं माइक यूज नहीं करता था। ठीक है, मैं माइक यूज नहीं करता था। अब मैं मतलब इतना, मतलब जो मिल गया ठीक है यार, डाल रहे, ठीक है, देखा देखा, नहीं देखा नहीं देखा। तो इसलिए मेरे को सोशल मीडिया ने कभी प्रायोरिटी दी नहीं, एंड आई वाज नॉट ग्रो ऑन यूट्यूब। फिर मैं अपना हज करके आया तो मैंने स्टूडियो सेटअप किया, देन आई रियलाइज कि क्या करना चाहिए। तो विद इन 3 मंथ्स नाउ वी हैव 35,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, जो भी है, मतलब सी इवेंचुअली आपने अपने आप को वक्त देना है जिंदगी के हर पहलू में। अपने आप को वक्त दीजिए, वक्त का टारगेट दीजिए आप। जैसे मैंने सोशल मीडिया को दिया, जैसे मैंने अपने जिम को दिया है, ट्रेडिंग को, तो जैसे आप ट्रेडिंग को दिया, ऐसे वक्त दीजिए तो आपकी लाइफ ज्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं और आज अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि अपन आज जो अपना टॉपिक है ना वो है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस का अगेन मतलब है कंपनी के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ चेक करना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे होती है ना वो होती है यहाँ पे आपकी मार्केट कैप। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट कैप। ये स्क्रीन आप screener.in हम यूज करते हैं, ये वेबसाइट। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। एक काम करते हैं, अभी अपन एक काम करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां लिस्ट हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, चलो बहुत सारे बिगिनर यहाँ पे, कि इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ये कॉन्सेप्ट मैं देखना चाहता हूँ कितना क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं पहले इसको समझा दूं। इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। खलील साहब का बोलना है रिलायंस, शेख साहब का बोलना है टाटा, रिलायंस, टीसीएस, अडानी। अरे ये तो मतलब अडानी, रिलायंस। किसी को लगता है एमआरएफ? वैसे खैर मैंने इस पर छोटा सा रील भी बनाया था, तो मैं तुरंत एक बार जल्दी से ये बात क्लियर कर लूं, शायद काफी लोग को पता है बट फिर भी अपना काम है बताना। ये देखो, ये देखो, ये जो होता है ना, ये कंपनी का होता है शेयर प्राइस। ठीक है, शेयर प्राइस का मतलब होता है कि कंपनी कितने रुपए पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है। अभी टाटा पावर का शेयर 395 रुपए का स्टार्ट है। ठीक है, अब अगर मैं वैसे आपको बताऊं एमआरएफ का शेयर कितना है, ये देखो, एमआरएफ का एक शेयर अगर आपको खरीदना है ना तो 1,42,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे एक शेयर के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको रिलायंस का बोलूं तो एक रिलायंस का शेयर आपको खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 2,800 रुपए। ठीक है, तो ये जो शेयर प्राइस है ना 2,800, 400, 1,42,000, ये डिसाइड नहीं करता कि कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। एमआरएफ का एक जो शेयर है ना वो आप अभी मैंने आपको बताया वो है आपका 1,42,000 का। जो मार्केट कैप है ना वो बताती है कि कंपनी कितनी बड़ी है। अभी एमआरएफ कितनी, मार्केट कैप कितना है? 60,000 करोड़ का। आप चीजों को नोट भी करते रहिए। ठीक है, लिखते रहो तो बेहतर है, साथ में अपने नोट्स बनाते रहो। बाद में जब रिकॉर्डिंग होगी तो वापस से एक बार देखिए, वापस नोट्स बना लेना। ठीक है, देखो मार्केट कैप का मतलब होता है कि अगर आपको एमआरएफ को स्टॉक मार्केट से पूरा खरीदना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट से अगर एमआरएफ को आपको टोटल खरीदना है, पूरे शेयर खरीदना है, तो आपको 60,000 करोड़ देना पड़ेगा, जो कि आपको यह बताता है कि कंपनी की वैल्यू 60,000 करोड़ की है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको एक टाटा मोटर का शेयर बताया था, टाटा पावर या टाटा मोटर जो भी था, वो टाटा पावर का शायद, जो भी टाटा पावर, एमआरएफ कितना है? 60,000 करोड़ की कंपनी है। एंड टाटा पावर कितनी है ये देखो, तो इसका शेयर प्राइस भले ही 400 रुपए का है लेकिन इसकी मार्केट कैप कितनी है? 125 लाख करोड़। मतलब बेसिकली वो 60,000 है, ये 125 है, मतलब डबल। तो टाटा पावर एमआरएफ से डबल बड़ी कंपनी है। ठीक है, अगर मैं आपको वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल दूं, ये देखो, ये कितनी है? 73,000 की, और एमआरएफ कितने करोड़ की कंपनी थी? 60,000 करोड़ की। तो भले इसका शेयर 15 रुपए का है लेकिन एमआरएफ कंपनी जो है वो उससे बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया है। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर प्राइस देख के आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी बड़ी है कौन सी कंपनी छोटी है, वो आपको पता चलता है मार्केट कैप से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट कैप। ठीक है, तो नोट करके रखो, अगर आपको किसी भी कंपनी को पूरा खरीदना है तो कितना रुपया लगेगा, ये कहलाता है मार्केट कैप। देखो, अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर आपको किसी भी, सर उसमें प्रोमोटर के शेयर भी एडेड हैं तो अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, देखो पहले तो आप खरीद नहीं सकते, ठीक है, वो तो हम एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपको खरीदना है तो ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपको इतना पैसा लगेगा। ठीक है,
लेकिन हम खरीद नहीं सकते। क्यों खरीद नहीं सकते? क्योंकि आप जो दूसरी चीज है मार्केट कैप, उसके बाद आपको ये देखना चाहिए ना कि जैसे मान लेते हैं टीसीएस, ठीक है, ये देखो टीसीएस की मार्केट कैप कितनी है? 15 लाख करोड़ की। अब 15 लाख करोड़ में से यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो आपको इन्वेस्टर दिखेगा, इन्वेस्टर। ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है कि किसके पास कितना है, ठीक है। अब जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर का मतलब होता है जो कंपनी के मालिक है, जो कंपनी के ओनर है, जो कंपनी के फाउंडर मेंबर्स हैं, उनके पास टीसीएस का कितना है? 72%। उसके बाद जो एफआईज है, एफआईज का मतलब होता है जो गोरे, ठीक है, जो बाहर, जो इंडिया के बाहर बैठ के इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो टीसीएस का कितना परसेंट होल्ड करते हैं? 12.5। जो डीआईएस है, ठीक है, डीआईएस का मतलब, एफआईएस का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईएस का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईएस, ठीक है। अब इसमें कौन आता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, आपके आते हैं म्यूचुअल फंड के अलावा आपके इंश्योरेंस। आज इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा जो प्लेयर है, सबसे बड़ा एलआईसी, इंडियन स्टॉक मार्केट में एलआईसी की होल्डिंग बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एलआईसी आपको रिटर्न देता है, कहां से? स्टॉक मार्केट से निकाल के देता है। तो एलआईसी की जो स्कीम्स होती है ना, वो गोल गोल घुमा घुमा के बताते हैं आपको, ठीक है। रिटर्न तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से देना है, तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे नहीं सकता। डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। खैर उसके अलग बेनिफिट्स हैं, वो एक अलग बात है, उस पर अपन बात नहीं कर रहे हैं। बट डीआईएस का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि 10% होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक होता है पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है हम और आप जैसे छोटे लोग, ठीक है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, 54% ओवरऑल प्रोमोटर के पास है। मतलब पहले तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। अगर आपको देखना है ना, तो पूरा स्क्रीन लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन, स्क्रीन में आप जाओगे तो क्रिएट न्यू स्क्रीन। एक काम करते हैं अपन, मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप लेट से ग्रेटर देन 10, मतलब 10 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाली कितनी कंपनी है? देखो अगर आपने यहाँ पे रन किया एक क्वेरी को, तो आपको कितनी कंपनियां मिलती हैं? आपको मिलती हैं करीब करीब, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां लिस्टेड है? ये देखो करीब करीब 4000 कंपनियां लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब उसमें भी अगर आप थोड़ा सा, मतलब एक काम कर लेते हैं ना, 10 करोड़ से और छोटा कर लेते हैं स्क्रीन, मार्केट ऐसा आप टाइप करेंगे तो नीचे आ जाएगा ग्रेटर, लेट से 1 करोड़, ठीक है, लेट से 1 करोड़। देखते हैं 1 करोड़ से बड़ी कितनी कंपनी है। वहां पे 4064 कुछ थी शायद, यहाँ पे बन जाती है आपकी 4500। मतलब 1 से 10 करोड़ के बीच में भी इंडिया में 4000 कंपनी, 4000 सही ना, 4500, वो कितनी थी? 4000, मतलब 4-500 कंपनियां 1 से 10 करोड़ के बीच में, ठीक है। तो टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो कितना कंपनी लिस्टेड है? 4500 कंपनी के आसपास लिस्टेड है, ठीक है। उसमें से अगर आप बोलोगे कि देखो 3 कैटेगरी होती है यहाँ पे, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप, ठीक है। आपको जो जो लगता है चीजें नोट करते जाओ। एक होता है आपका लार्ज कैप, एक होता है आपका मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये देखो, तो अगर आप देखोगे ना, तो ये हमने क्वेरी रन की है और ये मार्केट कैप पे क्लिक करोगे ना, तो ऐसा बढ़ती हुई तादाद में आ जाता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर टीसीएस है, फिर एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है, फिर इंफोसिस है, फिर भारतीय एयरटेल है, फिर एलआईसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड द लिस्ट विल गो ऑन, ठीक है। तो जो लार्ज, जो टॉप कंपनी होती है ना, तो क्या हो गया भाई, मेरे को कॉल आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है क्या? ऑल गुड, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, अच्छा स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। अरे कब से नहीं दिखी भाई स्क्रीन? वो ज्यादा मिस हो गया क्या? तो बोला भी तो नहीं। तो कहां से नहीं दिखी यार? मैं ज्यादा आगे चले गया क्या? वो भैया ये दो फाइनेंस रिलेटेड है, डायरेक्टली कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है, वो सब छोड़ो यार, वो सब बातें ये ग्रुप में मत करो, उसको उस एंगल पे मत लेके जाओ, कंप्लाइंट है नॉन कंप्लाइंट है, वो ठीक है यार अपने हिसाब से जो भी है। तो हम नंबर ऑफ कंपनीज इंडिया, इंडिया ठीक है। चलो मैं वापस से एक बार बता देता हूँ टोटल कितनी कंपनीज है इंडिया में। ये देखो यहाँ पे आप ऊपर जाओगे ना, तो स्क्रीन करोगे आप, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, उसके बाद आप लिखोगे ग्रेटर देन 1, 1 करोड़ के ऊपर कितनी कंपनियां हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आप ऐसे क्वेरी रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 4500 कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है पता है, जो टॉप 100 कंपनी होती है ना, उनको लार्ज कैप बोलते हैं, ठीक है। टॉप 100 कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं।
तो यहाँ पे आप देखो एक इस पे 25 कंपनी है ना, तो ये चौथे नंबर पे ये इंडिया के टॉप 100 कंपनीज है जो लार्ज कैप है, ठीक है। एंड लार्ज कैप का जो है ना मार्केट कैप वो है, मैंने शॉर्ट नहीं किया शायद इसको, एक मिनट, हाँ रुको। तो एक मिनट, ये आपने पूरी आई कंपनीज, यहाँ पे आपको ना मार्केट कैप से ऐसा ऐसा कर दोगे ना इस पे क्लिक, तो आपको कंपनियां पता चलेगी। सबसे बड़ी कंपनी आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद आपका है टीसीएस, देन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस एंड सो ऑन, ठीक है। ये कंपनी है आपकी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब उसमें अगर आप टॉप 100 देखोगे, ये देखो एशियन पेंट, ये सब अडानी ग्रीन, सब लार्ज कैप कंपनी है। अब टॉप 100 पे आप जाओगे ना, चौथे नंबर पे ये देखो जाइडस लाइफ साइंस, इंडिया की सबसे बड़ी मतलब 100 नंबर की लार्ज कैप कंपनी, जिसकी मार्केट कैप है 80,000 करोड़ की। ये रोज बदलेगा, ठीक है। अब कल को जाइडस लाइफ साइंस का अगर शेयर कल को 10% गिर जाता है एग्जाम्पल, या 10% बढ़ जाता है, तो 80,000 करोड़ की मार्केट कैप कितनी हो जाएगी, 88,000 करोड़ की, 88,000 की। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, भेल के ऊपर आ जाएगा। कल को भेल 10% बढ़ता है तो मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप जो टॉप 100 कंपनियां होती है ना, वो होती है लार्ज कैप कंपनी, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद से जो 250 तक होती हैं, 100 से लेके 250 तक, उसको मिड कैप बोलते हैं, मिड कैप। अब 250 चाहिए ना आपको, 250 मतलब ये देखो, तो 250 नंबर की कंपनी कौन सी है, जेडएफ कमर्शियल। तो 27,000 करोड़ तक की जो भी कंपनीज हैं वो मिड कैप है। और उसके बाद जो भी कंपनियां हैं, और अभी हमने देखा कि टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां हैं, 4,500। तो ये 27,000 मार्केट कैप से जो भी नीचे कंपनी है, 4,500, 250 में टॉप 100 आपके लार्ज कैप है, उसके बाद आपकी 150 मिड कैप है, और उसके जो भी नीचे की है सब आपकी स्मॉल कैप कंपनीज है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, बुल मार्केट बढ़ रही है, जब शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, देखो शेयर की प्राइस जब बढ़ेगी ना, मार्केट कैप बढ़ेगी। तो जब मार्केट कैप बढ़ेगी ना, तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आप अगर 250 में अगर आप देखोगे, कुछ अगर हो सकता है 4-5 दिन बाद आपने देखा शायद 3,000 करोड़ दिखे अगर मार्केट चली तो, और बेयर मार्केट आ गई, अगर मार्केट गिरने लगी तो यही वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है, और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है। एनी डाउट विद दिस? ठीक है। अब ये देखो टीसीएस, मेरे लगता है समझ में आ गया आपको, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो ये टीसीएस में जो इन्वेस्टर है, आप देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप ये पूरी 4,500 कंपनियों का मार्केट कैप देखोगे, मतलब सबको जोड़ोगे, रिलायंस के 20 लाख करोड़, टीसीएस के 15 लाख करोड़, सबको जब जोड़ोगे ना, तो 54% प्रोमोटर के पास है, ठीक है। उसके बाद एफआईएस जो है उनके पास है 24%, डीआईएस के पास है 13%, और उसके बाद एचएनआई एक कैटेगरी होती है, उनके पास 5%, और लास्ट में रिटेल के पास 5%। अब एचएनआई क्या है, ये देखो, शायद नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा, नहीं दिख रहा, शायद स्क्रीन बंद होगी शायद, है ना। तो ये देखो, तो एचएनआई क्या है आपके, ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक के अंदर आपको एचएनआई दिखते हैं, ठीक है। आप टीसीएस में कोई एचएनआई नहीं है। एचएनआई मतलब जो इंडिविजुअल है और उसने 1% से ऊपर स्टेक लगाया हुआ है, जैसे झुंझुनवाला हो गया, दमानी हो गया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो कंपनी में 1% से ऊपर ज्यादा स्टेक करते हैं ना, वो एचएनआई कराते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5% एचएनआई के पास है, 5% पब्लिक के पास है। अब आप समझिए टीसीएस का शेयर गिरेगा क्यों, 72% तो इसी के पास है, क्यों गिरेगा? ये कर लेंगे मैनेज, टाटा वाले वगैरह कर लेंगे मैनेज, समझे। अब यहाँ पे आप देखो पब्लिक के पास आपका 5% है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, जब आप इन्वेस्टर में जाओगे ना, पहले तो मार्केट कैप का मतलब आपको समझ में आ गया। अब मार्केट कैप से आपको क्या करना है मैं आगे और बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इन्वेस्टर का आप देखो कि जितना पब्लिक के पास कम है ना उतना अच्छा, ठीक है। पॉइंट्स आप नोट करके रख सकते हैं, जितना पब्लिक के पास कम है, ज्यादा कम है ना उतना अच्छा, क्योंकि जितना बड़े लोगों के पास है ना उतना अच्छा, क्योंकि पब्लिक के पास जो रहेगा ना वो क्या है, तो उसको वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड। कल को कुछ भी हो गया, अब देखो ना, कल को अगर कोविड भी आ जाता है एग्जाम्पल, ठीक है, या कुछ बुरा हो जाता है ना, तो टीसीएस का स्टॉक गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ज्यादा नहीं गिरेगा, गिरेगा सही, क्योंकि ये जो है ना 95% तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, जो कि बेचने वाले है नहीं। म्यूचुअल फंड वाले बेचोगे नहीं, कब कब देखो, अब कल को कोविड की सिचुएशन है, अब टीसीएस का स्टॉक क्यों गिरेगा बताता हूँ। देखो 72% तो प्रोमोटर के पास है, वो तो कोविड आए कुछ भी आए टाटा वाला नहीं बेचेगा, मतलब वो तो ओनर है ना। आज ओनर है, आज आज छोटी आपकी अगर दुकान भी है तो भी आपने कोविड में थोड़ी ना बेची, तो वो तो नहीं बेचेगा। कौन बेचेगा? ये एफआईज और डीआईज बेचेंगे। हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड है, लेकिन बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि डीआईज मतलब क्या, म्यूचुअल फंड। तो जैसे ही म्यूचुअल फंड के रिडीम्पशन आया, लोगों ने पैसा मांगा, तो डीआईज वाले बेचना चालू करेंगे।
एफआईज मतलब वही बात है, भले ही वो गोरे इन्वेस्टर है लेकिन किसी का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो अगर उनके ऊपर प्रेशर आया है ना, तो वो भी बेचना चालू करेंगे। ठीक है, तो आप समझो, लेकिन फिर भी कैसा है, ये ना स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही माने जाएंगे, ये लोग इतने आसानी से नहीं बेचेंगे। ठीक है, ये लोग बेचेंगे पब्लिक डर के। तो जितना इनके पास ज्यादा रहेगा ना, उतना कंपनी को सही नहीं माना जाता। तो सिर्फ प्रोमोटर आपको नहीं देखना, प्रोमोटर के साथ आपको एफआईज और डीआईज भी देखना। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, ये देखो आईटीसी। अब आईटीसी में अगर आप प्रोमोटर देखोगे ना, ये देखो प्रोमोटर ही नहीं था आईटीसी में, डायरेक्ट एफआईएस डीआईएस खत्म। तो भले ही प्रोमोटर नहीं है, लेकिन एफआईएस और डीआईएस अगर पैसा लगा देना, तो आप समझो कि एफआईएस और डीआईएस मतलब बड़े लोग, और जो बड़े लोग पैसा लगाते हैं ना, तो सोच समझ के लगाते हैं। प्रोमोटर तो ठीक है, चलो वो तो उसको देखो, जितना ज्यादा प्रोमोटर का स्टेक होता है ना, जैसे टीसीएस है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो ओनर है ना, उसको अपनी कंपनी पे उतना भरोसा है। और तो हम टीसीएस के जो शेयर लेके टेंशन में आ रहे हैं, 75% टीसीएस, 72% टीसीएस तो टाटा के पास है। तो कल को अगर टीसीएस 10% गिरता है, ठीक है, अब टीसीएस की मार्केट कैप कितनी है देखो, 15 लाख करोड़ की, जिसमें से 72% किसके पास है, टाटा के पास है। तो कल को मतलब 72% मतलब मोटा मोटा 10 लाख करोड़ तो टाटा के पास है। तो कल को अगर टीसीएस 10% गिरा, तो 10 लाख करोड़ का कितना हो जाएगा, 9 लाख करोड़। और आपका कितना होगा, बोले मेरे पास तो 1 लाख का 90,000। तो आप फर्क ना ज्यादा उनको पड़ता है। ठीक है, अब एफआईएस डीआईएस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में ना ये इन्वेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईएस एंड डीआईएस प्रोमोटर के साथ। प्रोमोटर तो ठीक है, कंपनी होल्ड करती है। एफआईएस और डीआईएस जब भी लेते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर की तरह नहीं लेते हैं, वो काफी सोच समझ के रिसर्च करके लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। तो उनकी होल्डिंग भी अपने आप में कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये तो पब्लिक है, तो इनका तो ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ है क्या, ये देखो यहाँ पे पब्लिक में ये जो एचएनआईज है, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड, ये पता नहीं कौन सी कंपनी जो 24% आईटीसी का होल्ड करती है, ये ठीक है। तो इस तरीके से आपको एफआईएस और डीआईएस के डेटा को देखना चाहिए। तो देखो सीन क्या है, तो अब जितनी बड़ी मार्केट कैप है, मार्केट कैप से आप क्या इंडिकेशन ले सकते हो, जितनी बड़ी मार्केट कैप है ना, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये होता है ना कि वो कंपनी उतनी बड़ी है। और कंपनी बड़ी कब बनती है, कंपनी बड़ी तब बनती है मतलब वो उतने साल से बिजनेस कर रही है, उतनी ग्रो कर चुकी है। तो ऐसी कंपनी में रिस्क कम है क्यों बंद हो जाए, मैं मान लेते हैं डीमार्ट, उस पर रिस्क कम है ना कि डीमार्ट बंद हो जाए, इतने सारे स्टोर खोल के बैठी हुई है। अब उसी के हिसाब से अगर छोटी कंपनी, कोई छोटा कोई शॉप है, तो बंद हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि डीमार्ट की मान लेते हैं 100 शॉप है, तो 100 शॉप की 200 होंगी क्या, मुश्किल है। लेकिन अगर कोई छोटा है, तो एक दुकान का दो तो कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, जो स्मॉल कैप होती है, जो छोटी कंपनियां होती है, उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, बट रिस्क भी ज्यादा होता है। तो 100 कंपनियां डीमार्ट की बंद नहीं हो सकती, लेकिन ये एक दुकान बंद हो सकती है ना। तो जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, क्योंकि आपको पता है रिलायंस जैसी कंपनी बंद नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन डबल होगी बहुत जल्दी, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अक्रॉस बोर्ड, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपना पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड जनरली जो होते हैं वो यही करते हैं, कुछ लार्ज कैप लेते हैं, कुछ मिड कैप लेते हैं, कुछ स्मॉल कैप लेते हैं, ताकि एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। मार्केट अगर गिरी तो लार्ज कैप कम गिरेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिरेंगे, बढ़ेंगी तो वो कम बढ़ेंगे, लेकिन ये बढ़ेंगे ज्यादा। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो बोलिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेरी? जब से आप क्वेरी क्वेरी पता नहीं रो कर रहे थे, क्वेरी रन से, अच्छा क्वेरी रन कर रहे थे, अरे आईटी वालों का दिमाग में वही चलता रहता है। ठीक है, अब सीन क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब सीन क्या है देखो, अब कल मैंने आपको अडानी का जो बताया था, एक बार अपन देख लेते क्या सीन है। ठीक है, और ये अब्दुल जब्बार साहब का भी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये देखो कायोसीएल। अब कायोसीएल अब्दुल जब्बार साहब ने कमेंट में लिखा, इसलिए अपन वो ले रहे हैं, और प्लस इस पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बना के रखा है। कायोसीएल का गेम देखो आप, आज 14% ऊपर है। ठीक है, अब आप मगर कितनी मार्केट कैप है इसकी, 28,000 करोड़ की, बराबर। अब इन्वेस्टर पे जाओ, इन्वेस्टर पे आप जाके देखो, 99% प्रोमोटर के पास है, और प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
प्रोमोटर कौन है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 99% देखो सीन क्या होता है, हर स्कैम ना पब्लिक को दिखते नहीं है। ये स्कैम है नहीं है, समझदारी है, जो भी है, हर चीज पब्लिक को नहीं दिखती। अंदर ऐसे चलते स्टॉक मार्केट में। देखो प्रोमोटर कितना होल्ड कर रहा है? 99% बराबर। और एफआईज और डीआईएस तो होल्ड कर ही नहीं रहे। पहले तो एक कायल सेल पे आता, उसके पहले एक चीज मेरे को बतानी थी और दिमाग से निकल जाएगी। देखो टीसीएस, आज अगर निफ्टी में आप देखो ना, टीसीएस से ज्यादा इन्फोसिस का वेटेज है। निफ्टी में जो 50 कंपनियां होती है, निफ्टी जो इंडेक्स है ना, उसमें क्या होता है पता है? टॉप ऐसा रैंकिंग सबसे ज्यादा रिलायंस का वेटेज है एंड सो ऑन। टीसीएस से ज्यादा इन्फोसिस का वेटेज है। टीसीएस बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस बड़ी कंपनी है। देखो 15 लाख करोड़ की इन्फोसिस है, टीसीएस कितनी है कि भाई यहाँ नीचे दिख जाएगा, ये देखो 15 लाख करोड़ की टीसीएस है, इन्फोसिस है 7 लाख करोड़ की। मतलब इन्फोसिस है टीसीएस डबल है। जो आईटी वाले हैं उनको पता नहीं कौन सी कंपनी बड़ी है। एचसीएल 43 लाख की है, 43,000। विप्रो 25,000। एमटीआई माइंड ट्री उसके बाद, अरे यार शिट दिख नहीं रहा लगता है यार, फिर मैसेज आया फिर मैसेज आया, फिर नहीं दिख रहा है, बंद क्यों हो रहा है? ये कायोसेल का भी नहीं दिखा, वो भी बता दो, छोड़ो। ये देखो टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है 15 लाख करोड़ की, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद एचसीएल, उसके बाद विप्रो एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन निफ्टी में टीसीएस से ज्यादा इन्फोसिस का वेटेज है। ठीक है, अब निफ्टी में किस हिसाब से वेटेज बनता है? ठीक है, निफ्टी में किस हिसाब से कंपनियों को लिया जाता है, ये मैं आपको बताऊं। ये लिया जाता है फ्री फ्लोट के हिसाब से। ठीक है, अगर हम इन्फोसिस टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस क्यों ज्यादा है? देखो अगर मैं आपको टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस में फ्री फ्लोट कितना है? ये देखो टीसीएस में फ्री फ्लोट मतलब जो पब्लिक के पास है, क्योंकि उसी के हिसाब से लिया जाएगा ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है एफआईज और डीआईएस तो खरीदते बेचते नहीं है। 5% फ्री फ्लोट है। अब 5% मतलब 15 लाख करोड़ का 5% कितना होता है? मान लो जो भी है। ठीक है, अब इन्फोसिस का देखो क्या सीन है। इन्फोसिस का क्या सीन है? ये देखो इन्फोसिस का सीन ये है कि यहाँ पे फ्री फ्लोट कितना है? 15%। ठीक है, अब इन्फोसिस की वैल्यू कितनी है? इन्फोसिस की वैल्यू है 7 लाख करोड़ की। ठीक है, टीसीएस कितनी है? 15 लाख करोड़ की, बराबर। इन्फोसिस का फ्री फ्लोट कितना है? इन्फोसिस का है 15%। ठीक है, तो मतलब 7 लाख में 15% और वो कितना है? वो है 15 लाख में 5%। तो इन्फोसिस का फ्री फ्लोट ज्यादा है, इसके लिए उसका वेटेज निफ्टी में ज्यादा है एज कंपेयर टू टीसीएस, मतलब टीसीएस में फ्री फ्लोट नहीं है। समझे? अब आप बोलोगे कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके प्रोमोटर बहुत ही कम है और पब्लिक के पास बहुत ज्यादा है। मान लेते हैं प्रोमोटर सिर्फ 10% है और पब्लिक के पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो केस में क्या होता है कि भाई टोटल वैल्यू कितनी है, फ्री फ्लोट की वैल्यू कितनी है? ठीक है, ऐसे बहुत से क्राइटेरिया हैं, जिसका एक क्राइटेरिया फ्री फ्लोट का मैं डिस्कस कर रहा हूं इन्फोसिस और टीसीएस का पर्टिकुलर एग्जांपल लेके। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। खैर अपनी एक नहीं भी पता होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को उससे कोई लेना देना है नहीं वैसे। ठीक है, अब गवर्नमेंट का देखो क्या सीन है। अब ये आपके सामने आईओसी का एग्जांपल है, इसका यूट्यूब पे मेरा वीडियो अवेलेबल है, बहुत यही चीज मैंने समझाया उसमें। ठीक है, देखो सीन क्या है। अब इसके इन्वेस्टर कौन है? 99% गवर्नमेंट है। ठीक है, और एफआईज और डीआईएस के पास तो कुछ है नहीं, कहां से लेंगे? 99% तो गवर्नमेंट के पास है, एफआईज डीआईएस तो ले ही नहीं सकते, है ही नहीं ना, कहां से लेंगे अवेलेबल? और पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है। पब्लिक केस कितना है भाई? 0.86। अब 0.86 बस, मतलब 1% भी नहीं है। 1% मतलब कितना होता है? 1% मतलब टोटल कंपनी की वैल्यू। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? अब क्यों मैसेज आ रहा है? स्क्रीन फ्रीज है, बट आई डोंट थिंक सो। स्क्रीन फ्रीज आ रहा है क्या? Your screen is being shared. Stop sharing. Screen stuck हो गया. Let me check again. अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? एक बार बताओ। यस, नाउ कायोसीएल। ठीक है, तो देखो कायोसीएल की मार्केट कैप इतनी है। अब उसमें अगर इन्वेस्टर आप देखोगे तो इन्वेस्टर 99% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, पब्लिक के पास है 1%। ठीक है, अब 1% मतलब अगर 29,000 करोड़ का 1% भी नहीं है, मतलब कितना हो गया? 200-300 करोड़। 200-300 नहीं, 200-300 1% ना, 30,000 का 10%, 200-300 करोड़ बस। ठीक है, मतलब कायोसीएल के स्टॉक को मूवमेंट करने के लिए अगर 200-300 करोड़ ऊपर नीचे हुए तो काम खत्म। ठीक है, अब सीन देखो, अब मार्केट में इसके कितने शेयर है? मार्केट में सिर्फ उसके 200-300 करोड़ के ही शेयर हैं बस। अगर एक शेयर आपने इतने का माना, मतलब 200 करोड़ मान लो, 300 करोड़ मान लो, तो कितना हुआ? एक शेयर है 450 रुपए का, 10 कर लो 4,000, मतलब बहुत कम शेयर है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब आज कायोसीएल में कितना सर्किट है? 14% का। ठीक है, तो 14% की मूवमेंट कायोसीएल में क्यों आई? कायोसीएल में 14% की मूवमेंट आई इसकी वजह से, क्योंकि यहां देखो ना, ये गवर्नमेंट तो बेच ही नहीं रही है, देखो फिक्स है। तो कायोसीएल में मूवमेंट किसकी वजह से आई? इसकी वजह से। ये देखो 0.84 की जगह 0.86, उसमें भी
ऐसे कितने होंगे ना जो नहीं बेचेंगे, पब्लिक भी नहीं बेचेगी। तो थोड़ी सी मूवमेंट, और ये जो 14% आज चला है ना, जिसकी वजह से पूरी कंपनी की वैल्यू 14% से बढ़ गई। मतलब अगर आपने कल देखा होता ना इसकी मार्केट कैप आज कितनी 29,000 करोड़ के आसपास है, कल 14% कम थी ये। सिर्फ एक दिन में 15% बढ़ गई। और क्यों बढ़ी 15%? ये 15% बढ़ी सिर्फ और सिर्फ ये 200-300 करोड़ के ऊपर नीचे होने की वजह से। तो यही तो गेम है। अब फायदा किसका हुआ? फायदा तो उस इन्वेस्टर का जरूर हुआ होगा जो यहाँ पे इन्वेस्टेड है, ठीक है, लेकिन मेन फायदा किसका हुआ? मेन फायदा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो अचानक से रातों रात जिसके 15% वैल्यू बढ़ गई। अब यही पूरी स्टोरी आप समझो पीएसयू स्टॉक के साथ हो रही है पिछले 1 सालों से। आप कोई भी उठा लो, ठीक है। अब जैसे जैसे कोई पीएसयू स्टॉक बताओ भाई। जैसे ये देखो नेशनल एल्यूमिनियम 161 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टर कितना है? ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% इसमें होल्ड करती है। एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है, 50% होल्ड करिए। कुछ टाइम पहले तक नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक ना 50-60 रुपए में चलता था। अब कितना बन गया? 161 में। अरे क्या हो गया भाई, अब कितना बन गया? 161 में, बराबर। तो इसका मतलब है, मेरे को बताओ फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दिख रहा है मेरा नेशनल एल्यूमिनियम का स्क्रीन दिख रहा है ना? बोलो जल्दी से व्हाट्सएप एक बार, व्हाट्सएप पे। तो फायदा किसका हुआ? फायदा आप समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ। अब यही तो गेम है। अब आप, तो ये जो डिफेंस के स्टॉक, मतलब ये जो डिफेंस बोल रहा हूँ, ये जो सरकारी कंपनियां हैं जो पिछले 1-2 साल में डबल ट्रिपल हो गई हैं, 3-3, 4-4 गुना हो गई हैं, सब पैसा गवर्नमेंट को ही गया। क्यों? अब जैसे नेशनल एल्यूमिनियम है, बराबर। अब नेशनल एल्यूमिनियम है ना, इसका आप देखो, ये देखो, ये जो नेशनल एल्यूमिनियम है ना, इसका डिविडेंड यील्ड कितना है? 2.79%, ठीक है। अब डिविडेंड यील्ड कम हो गया। अब डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, ठीक है। जब मान लेते हैं कि 161 का 2.79 कितना होता है, जरा बताओ। 161 का 2.79% कितना होता है? वन कितना होता है 2.79%? 161 का 4.4, मतलब ये है कि 4.4, तो मतलब कंपनी ने 4.5 रुपए डिविडेंड दिया 161 की कंपनी ने, ठीक है। अब सीन क्या है, अगर 4.5 का डिविडेंड दिया, ठीक है। अब यही चीज अगर ये स्टॉक समझो 100 रुपए होता, समझ लो डिविडेंड का मतलब होता है कि स्टॉक के मूवमेंट से, ये सब चीजें नोट करते जाओ, मार्केट कैप से अपन बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट फंडे पे पहुंच गए। डिविडेंड डील के स्टॉक की मूवमेंट, स्टॉक के हिसाब से कितना परसेंटेज रिटर्न है। तो अगर 161 का स्टॉक है और उसने 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो क्या हो गया? 2.79% डिविडेंड बन गया, ठीक है। कुछ टाइम पहले क्या था, ये स्टॉक था 100 रुपए का, और तभी भी डिविडेंड 4.5 का था। बिकॉज डिविडेंड ना इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर प्राइस होता है, ठीक है। डिविडेंड इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर प्राइस होता है, वो उनके जो नेट प्रॉफिट वगैरह होता है ना, कंपनी जो प्रॉफिट कर, देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कि जो भी कंपनी कमाई कर रही है, ठीक है। अब चलो इसमें एक मसला अपन डिस्कस कर लेते हैं। मसला ये ना कि ऐसी कंपनियां अच्छी होती हैं जो ज्यादा डिविडेंड देती हैं, या ऐसी कंपनियां अच्छी होती है जो कम डिविडेंड देती है, ठीक है। देखो ज्यादा डिविडेंड देने का मतलब क्या होता है? मेरी एक दुकान है, ठीक है। मेरी दुकान में मान लेते 4-5 पार्टनर है। आप जब शेयर खरीद रहे हो ना, तो आप उस कंपनी के पार्टनर हो, ठीक है। तो अगर मेरे को समझो 5 रुपए प्रॉफिट होता है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, मैं क्या बोलूंगा अपने शेयर होल्डर को, देख भाई 5 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया, अपन एक काम करते हैं 5 में बांट देते हैं। एक ऑप्शन तो ये है डिविडेंड का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या सीन है? दूसरा ऑप्शन आप क्या बोलोगे कि अपने शेयर होल्डर को बैठाओगे, देख भाई काम करना, तू प्रॉफिट लेके क्या कर लेगा, है ना। उससे अच्छा अपन एक काम करते हैं, ये जो तेरे पास पैसा है ना, मेरे को ना डिमांड बहुत ज्यादा है मेरी दुकान में, तो तू 5 रुपए तू रखने से अच्छा तू मेरे को दे दे, मैं ही रखता हूं, मैं तेरे को नहीं दूंगा। एक काम करता उससे ना मैं और माल भरता हूं, तो इससे अपनी प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर सब लोग एग्री करेंगे तो बोलेगा, सब लोग बोले क्या बोल सकते हैं, 2 ऑप्शन है, सब लोग नहीं नहीं हमको तो पैसा चाहिए। या दूसरा क्या बोले, आइडिया तो अच्छा है यार, प्रॉफिट लेके मैं क्या कर लूंगा, एक काम कर तू ही रख और ग्रो कर। समझे डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो जो कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती हैं एक्चुअली खराब होती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती हैं जिनके पास ग्रोथ का ऑप्शन नहीं है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं। अब समझो एक दुकान है मेरी, ठीक है। अब दुकान से मान लेते हैं मेरे पास 5 रुपए आ गया, और मेरे को ऐसा लगता है नहीं यार अब इस 5 रुपए से मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इतना माल मेरे पास पड़ा हुआ है कि बस मैं उससे ज्यादा बेच ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, अपने शेयर होल्डर को क्या बोलूंगा, भाई तू एक काम कर, तू ले ले डिविडेंड, तू पैसा रख ले, मैं रख के क्या कर लूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अब जैसे डीमार्ट है, अब डीमार्ट डिविडेंड नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि
डीमार्ट क्या बोलता है, तेरे को डिविडेंड में बांटूंगा, उससे अच्छा तो उस पैसे को मैं एक और स्टोर खोल लूं क्योंकि मेरे पास डिमांड है। तो ऐसी कंपनियां जो ज्यादा डिविडेंड देती है वो ये बताती हैं कि उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम है, इसलिए डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं, देखो नहीं करना चाहिए। ऐसा आप, ये मोटा मोटा है, बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी, अब आईटी कंपनी का क्या पता है, डिविडेंड भी देती है ग्रोथ भी करती है, ठीक है। अब क्यों देती है डिविडेंड, क्योंकि आईटी कंपनियों को ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है ना उनके पास। अब जैसे मान लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आज तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, अब आईटी कंपनी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उनको क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी देना है, और बहुत ज्यादा खर्चे नहीं है, भले ऑफिस है स्टाफ है ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं। जैसे जैसे स्टील स्टील कंपनी से आप करो कंपेयर, या सीमेंट से करो, तो सीमेंट का क्या सीन है, उसको पूरी फैक्ट्री लगाना है, तो उसमें तो ज्यादा एक्सपेंस लगेगा ना। तो आईटी कंपनियां जो प्रॉफिट करती है ना, उनके पास ग्रो करती है बट उतनी, मतलब फैक्ट्री इनको लगाना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए उसके लिए वो लोग डिविडेंड भी देते हैं ग्रो भी करते हैं, आईटी को छोड़ो, ठीक है। बाकी अगर कंपनी की अपन बात करें तो डिविडेंड देने वाली कंपनी उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब कौन डिविडेंड देता है, डिविडेंड देता है सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी, जो पीएसयूज होते हैं ना, वही मोटा डिविडेंड देते हैं। मतलब अगर आपने सुना 5%, 6%, 7% डिविडेंड यील्ड है, मतलब ऐसी कंपनियां भी है ना, ये देखो एक कंपनी में आपको बताता हूँ, ये देखो ऐसी कंपनियां भी है ना जो 15-15% का डिविडेंड देती है भाई, ये देखो। मतलब ऐसी कंपनी में कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब ले लो 15% का तो डिविडेंड मिलेगा तुम्हारे को, ये देखो। अब ये सब एक्चुअली क्या हो रहा है बताता हूँ रुको, ये सब डिविडेंड डील कम हो गई है, खैर मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ रुको। तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो बहुत ज्यादा डिविडेंड देती हैं, ठीक है। तो सरकारी कंपनियां डिविडेंड ज्यादा देती हैं। अब सीन ऐसा है कि सरकारी कंपनियां डिविडेंड क्यों देती हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियों का मेन क्या होता है पता है, ये एम होते नहीं है कि हमारे को प्रॉफिट बनाना है। अब जैसे कोल इंडिया है, बहुत डिविडेंड देती है, ठीक है, उसका प्रॉफिट बनाने का है ही नहीं, उसका क्या है भाई, डिविडेंड देना है। डिविडेंड अगर देगा कोई तो ग्रो कर पाएगा क्या, नहीं, क्यों, अगर 5 रुपए मेरे बचा है, अगर मैंने बांट दिया तो ग्रो कैसे करूंगा, नेक्स्ट टाइम क्या लाऊंगा, नेक्स्ट टाइम उसी दुकान से उतना ही प्रॉफिट बनाऊंगा क्योंकि डिविडेंड तो मैंने बांट दिया। अब सरकारी कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, क्योंकि सरकार को चाहिए पैसा, है ना। अगर ये नेशनल एल्यूमिनियम बोलेगी नहीं भाई मैं तेरे को नहीं देना चाहती है, काम करते उससे मैं दूसरी फैक्ट्री लगाऊंगी, सरकार नहीं नहीं पैसा मेरे को दे तू डिविडेंड के। अगर अब जैसे कायोसीएल है, अब कायोसीएल अगर डिविडेंड देगी तो 99% तो सरकार के पास ही है, तो अगर कायोसीएल ने 100 रुपए दिए तो 99 रुपए तो गवर्नमेंट मिलेगी। इसके लिए सरकारी कंपनियां डिविडेंड ज्यादा देती है क्योंकि उनको ग्रो करना ही नहीं होता, उनका काम होता है गवर्नमेंट को पैसा देना, और अगर किसी सेक्टर में अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसको मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है। अब टेलीकॉम सेक्टर में समझो कोई गवर्नमेंट का पिलर होता, अभी अभी मैंने मोनोपोली किसकी, एयरटेल और जियो की। मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले तक जियो में फ्री में यूज करता था 2018-19 में। अब हर बार जब भी रिचार्ज करता हूँ, मैं तो साल का रिचार्ज करता हूँ, एक साल जब भी रिचार्ज करता हूँ ना 10-20% रेट बढ़े हुए रहते हैं। अभी मैंने रिचार्ज किया 2900 रुपए का कुछ जियो का साल भर का, और कुछ टाइम शायद लास्ट टाइम किया था 2400 का किया था शायद, उसके पहले पता नहीं जो भी है। अब सीन क्या है, अगर अब टेलीकॉम में कोई गवर्नमेंट का पिलर तो है नहीं, एमटीएनएल वगैरह तो उड़ गए। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, अभी एयरटेल और जियो के हाथ में पूरी मोनोपोली है, अभी जो चाहे कर सकते हैं। कल को अगर ये लोग साल भर के रिचार्ज का 4000 भी कर दे तो मेरे पास ऑप्शन कह देना ही है, क्यों, मैं कॉम्पिटिटर के पास जाऊंगा एयरटेल के पास, उसके पास भी 4000 का ही प्लान है, क्या करूंगा। वोडाफोन आइडिया तो छोड़ो, वो तो वैसे गया है काम में से, कल को लोग 10,000 करे तो भी मेरे को देना है। तो गवर्नमेंट का ना उस सेक्टर से कंट्रोल हट गया है, समझे। अब जैसे एग्जांपल एसबीआई है, ठीक है। अब एसबीआई का क्या सीन है, एसबीआई को ना सिस्टम में बैलेंस बनाने का है। अब कैसे बैलेंस बनाती है, मंथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो नहीं तो तुम्हारे को 500 रुपए फाइन, एक एटीएम कार्ड रखने का साल का तुम्हारा 200-300 चार्ज। तो उसने एक बार सेट कर दिया। अब एचडीएफसी आई, वो उस बार को वो उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर ज्यादा चार्ज करेगी तो लोग एसबीआई के पास जाएंगे। तो गवर्नमेंट कंपनीज का बैलेंस बनाने का काम होता है, ज्यादा प्रॉफिट बनाने का उनका इंटेंशन होता नहीं है, इसलिए डिविडेंड बांटते हैं। इसलिए हम लोग जनरली डिविडेंड वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि भाई, लेकिन आप पिछले 1 सालों से 1.5-2 सालों से तो गवर्नमेंट कंपनी ही चल रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट वही बात है, अब चल रहा है तो चल रहा है। अब नहीं करते मतलब भाई, वही बात है, अगर आप चार्ट के हिसाब से लोगे तो काम हो जाता है, ठीक है। मतलब नेशनल एल्यूमिनियम बेचने का मेरे को इतना अफसोस होता है ना, मैं क्या बोलूं। 87 के आसपास मैंने नेशनल एल्यूमिनियम बेचा, अभी अभी मैं वो देखता ही नहीं, एक बार बेच दिया मैंने उसको, देखा ही नहीं, आप भी देखा तुम्हारे लिए सामने। वो हज के टाइम पे मेरे को जाना था, पैसे की जरूरत थी, 87 पे नेशनल एल्यूमिनियम बेच दिया मैंने, और आज हो गया 160 एक साल में, क्या कर सकता हूँ। हालांकि हिंदुस्तान का ऊपर अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो खैर, आपको अब ये चीजें पता कैसे चलेगी, इनका कुछ नहीं होता ना, इनका प्रॉफिट बढ़ता है, इनका सेल बढ़ता है, कुछ नहीं होता इनका, ये पता कैसे चलता है, चार्ट पे, टेक्निकल पे।
आपको दिखा कि ऑपरेटर कुछ गेम कर रहे हैं तो आपने चार्ट पे पकड़ लिया, काम हो गया। ठीक है, तो वही बात है, कुछ चीजें जो सेंटिमेंट्स है, न्यूज फ्लोज है, इस हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से आप चीजें पकड़ सकते हैं। जनरली तो सरकारी कंपनी अवॉइड करना सही होता है, भले उनका फिर आपको कोई ये बोलेगा अरे सर 10% डिविडेंड दे रहा है तो क्यों ना ले, सिर्फ डिविडेंड के 10% मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि वी डोंट इन्वेस्ट फॉर डिविडेंड, वी इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। सो इफ द कंपनी इज गिविंग 10% डिविडेंड, दैट मींस उनके पास ग्रोथ के लिए पैसा नहीं है, और जब उनके पास ग्रोथ के लिए पैसा नहीं है कंपनी के पास, तो वो कंपनी ग्रो करेगी नहीं। हर साल एक दुकान से उतना ही प्रॉफिट आएगा, अपना पैसा कब बनेगा, जब 1 से 2 दुकानें बनेगी। इसलिए हम लोग को ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, अब अपन किसकी बात कर रहे थे, नेशनल एल्यूमिनियम की। अब नेशनल एल्यूमिनियम का क्या सीन है, देखो अभी इसका डिविडेंड ही इतना है, बट अगर 100 रुपए था तो भी तो 4.5 रुपए डिविडेंड देती थी। जब इसका 100 रुपया प्राइस था ना, तब इसका डिविडेंड मिलता 4.5% का। जब इसका प्राइस 80 रुपए था ना, तो इसका डबल 5% डिविडेंड यील्ड था। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है ना, डिविडेंड यील्ड इनका कम हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। अब इंडिविजुअली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आप अंदर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सीन है। डीमार्ट जैसी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ग्रोथ करना होता है, बट ठीक है बाकी कुछ देती हैं। तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर यही प्राइस 100 होती तो ये डिविडेंड यील्ड आपको 4.5 दिखता। यही प्राइस जब 80 थी तो ये 6% दिख रहा था। ठीक है, जब यही प्राइस 50 भी होगी, मतलब 1/3, तो डिविडेंड यील्ड आपको 8-9% दिख रहा था। तो ये सब चीजें होती हैं। तो एंड आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड यील्ड? डिविडेंड यील्ड आपको समझ में आ गया, किस तरीके से डिविडेंड को आपको देखना चाहिए। सिर्फ डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी अपन एक काम करते हैं, अब अडानी का गेम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब अडानी की आप कोई भी कंपनी ले लो, कल अपन ने कौन सा लिया था, मेरे ख्याल से उसका चार्ट दिख नहीं रहा। ये देखो अडानी, अब क्या हो गया भाई, फिर मैसेज आया तो द प्रोमोटर डिसाइड इफ दे वांट टू गिव। हाँ, जो मेजोरिटी रहती है ना वही डिसाइड करता है, जो प्रोमोटर वगैरह ना वही डिसाइड करते हैं उनको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। नॉर्मली शेयर होल्डर जो अपने जैसे लोग, इसमें कोई नहीं सुनी जाती। अपने पास ये राइट होता है, भाई तेरे को नहीं जम रहा कंपनी का डिसीजन, तो निकल ले, शेयर बेच दे। ये देखो अब अडानी ग्रीन का हमारे सामने है। ये देखो अडानी ग्रीन का अभी क्या सीन है, कल अपन ने कौन सा देखा था, अडानी टोटल गैस देखा था ना। ये देखो अडानी टोटल गैस कुठे, हाँ ये देखो अडानी टोटल गैस का भी आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ये देखो, ये जब स्कैम हो रहा था ना, अडानी के शेयर बढ़ रहे थे। देखो 75% प्रोमोटर के पास है, एफआईएस के पास है इतना, डीआईएस के इतना, पब्लिक के इतना बचे। उस 2% में भी अगर आप देखो ना, अंदर जाके देखोगे तो इसमें तो कोई नहीं है बड़े इन्वेस्टर, बट सीन क्या था, ये जो प्रोमोटर है देखो, ये तो बेचते नहीं है, देखो सेम है हमेशा के लिए। ठीक है, एफआईएस और डीआईएस ने क्या किया, अपनी होल्डिंग जो पब्लिक के पास से और खरीद ली। देखो पब्लिक की होल्डिंग 4% से कम होते होते 2% के आसपास आ गई। ठीक है, एफआईएस डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली। कोई बढ़ा रहा है कोई कम कर रहा है, मोटा मोटा आपने ये समझना है कि यहाँ पे 2% है। ठीक है, अब 2% होल्डिंग है, तो मतलब अगर इस अडानी के शेयर को घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे, ये 2% में भी पब्लिक लिखा है ना। अब आपको क्या पता पब्लिक मतलब क्या, उसमें भी अडानी के लोग रहेंगे। तो छोटी से स्टॉक में मैनिपुलेशन कर लो, पूरी स्टॉक घूम जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री फ्लोट को एडजस्ट करके स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। जितनी ज्यादा बड़ी फ्री फ्लोट रहेगी ना, उतना शेयर को हिलाना कम रहेगा, आसान नहीं रहेगा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसको आप हिला ही नहीं सकते क्योंकि फ्री फ्लोट कितना है। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप हिलाना चाहो, ये देखो, मतलब अगर इसमें ऑपरेटर घुस गए तो समझो आप 10% फ्री फ्लोट है, मतलब 2 लाख करोड़ रुपया। अब ये क्या बोलेगा ऑपरेटर, अरे भाई इसके अंदर कौन घुसेगा, इससे अच्छा अपन एक काम करते हैं, छोटी कंपनी उठाते हैं, इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज को घुमाने के लिए 2 लाख करोड़ लगेंगे, उससे अच्छा वो आएगा इधर। बोले अपन एक काम करते हैं, प्रकाश पाइप को पकड़ लेते हैं। क्यों, बोले पब्लिक के पास कितना है 55%, उसमें भी अगर आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये देखो अमर ज्योति का 3.5% है, ये नीलकंठ कौन है उसका 2% है, डॉली खन्ना का 3% है, मुकुल अग्रवाल का 2.5% है। ठीक है, और ये कौन है भाई, 1% के ऊपर आता इधर आता है, कितना होता है मोटा मोटा, ये देखो 3.5, 4.5, 5.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10, 11, 12, 13, करीब करीब 13। ठीक है, तो 55 में से 13% उनके गए, तो कितने बचे 42%। ठीक है, अब इसकी मार्केट कैप कितनी है, कल जब मैंने डिस्कस किया था तो मार्केट कैप डिफरेंट थी, आज डिफरेंट होगी, इसकी वजह ये बदला ना, 1000 करोड़ मतलब 420 करोड़। अब एक जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर क्या सोचेगा, क्यों रिलायंस को हिलाने का भाई, हिलने से रहा 2 लाख करोड़ रुपए का, इससे अच्छा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है कितना, सिर्फ 400 करोड़। तो 400 करोड़ में से भी कितने सारे शेयर तो मेरे पास है, मतलब छोटा ही है, लेकिन मैं नहीं बेच रहा ना, मैं तो नहीं बेच रहा, अपना तो मल्टीबैगर शेयर है, ठीक है, अपन तो नहीं बेचेंगे उसको,
आप क्यों नहीं बेचेंगे, इस पर और डिटेल में अपन एनालिसिस करेंगे आगे चल के, अभी तो उतने पैरामीटर हमने देखे नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो नहीं बेचे, तो जो छोटा पैसा लाएगा वो इधर इधर घूमेगा, इधर ऑपरेटर बनेगा। इसके लिए स्मॉल कैप कंपनी में मैनिपुलेशन ज्यादा होती है, लार्ज कैप कंपनी में मैनिपुलेशन कम होती है। और जब मैनिपुलेशन ज्यादा होती है तो वो आपको किसमें दिख जाता है, चार्ट में दिख जाता है, ठीक है। इसलिए स्मॉल कैप में फंडामेंटल भी देखो, चार्ट भी देखो। लार्ज कैप में सिर्फ चार्ट भी काफी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को घुमाना आसान है, और जो घुमाने की ताकत भी रखता है ना, वो भी क्यों घुमाएगा, बोलेगा ऐसे में तो 10-15 कंपनियां छोटी मोटी में मैनिपुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो एनी डाउट विद दिस? किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछे। तो जब स्कैम हुआ था ना, तब तो अडानी के पूरे जितने कंपनी, एंटरप्राइजेस, पोर्ट और ग्रीन, उसके बाद वो टोटल एनर्जी, टोटल क्या वो टोटल गैस, अडानी सोल्यूशन, अडानी पावर, सब मिला के ना 2 या 3% फ्लोट था बस। वो 2-3% कोई तो अडानी पे स्कैम का क्या, अडानी का देखो, अडानी का सीन क्या है आप समझो। अडानी पे अडानी पे जितने भी ये लगे ना क्वेश्चन मार्क, वो ये नहीं लगा, किसी ने ये नहीं बोला कि अडानी के बिजनेस में प्रॉब्लम है। अडानी के बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, अडानी के स्टॉक्स में प्रॉब्लम है। अडानी के जो बिजनेस है वो है, ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रही है कि भाई यहाँ तुमने बता दिया कि यहाँ पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप है। प्रॉब्लम क्या हो गई, जो वैल्यूएशन थे जो मार्केट में वो ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि खुद का तो था ही, जो थोड़ा बहुत दूसरा था उसने क्या कर दिया, वही अपने थोड़े फंड को सिंगापुर में डाल दिया, मलेशिया में डाल दिया, वही लोग वहां से बाय कर रहे हैं। तो देखने में तो अलग अलग है, कोई एफआईएस बाय कर रहा है, लेकिन अंदर से खुद ही फंड रोटेट कर रहा है। उसके बाद अपने लोगों को बोल दिया भाई ये ले, तू थोड़ा पैसा ले, मेरे शेयर को घुमा दे, चला ले। तो ये प्रॉब्लम हुई। तो इसके लिए आप देखो, आपने किसी भी इसमें देखा होगा ना, मतलब किसी भी न्यूज चैनल में या कहीं पे भी, इनफैक्ट जो अपोजिशन है, अब ऑब्वियस ही बात है, अब मोदी सरकार तो उसका साथ ही देगी, उसी के राज में चल रहा है। तो बट अगर राहुल गांधी साहब का बोल देखोगे ना, तो उनका प्रॉब्लम बिजनेस को लेकर नहीं आया, ये जो स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन है या अडानी के ऊपर कर्जा बहुत है, ये क्वेश्चन था। अब पॉइंट क्या है कि अडानी के ऊपर जो कर्जा है ना, आप समझो अडानी के बिजनेस कैसे, अडानी के बिजनेस है ना, ऐसे बिजनेस है जो एक बार लगे तो जिंदगी भर कैश फ्लो देते हैं। जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले जो मैंने बोरोसिल रिन्यूअल का वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए मैंने ना ये सोलर वालों से बात किया, जाके सोलर वालों से पूरा उसका हिसाब किताब निकाल दिया। बोला चलो अपने घर पे भी लगा लेंगे। उसी के चक्कर में अपने को बोरोसिल के बारे में बनाने का आइडिया आ गया, तो उससे बात किया मैंने पूरा। तो मुझे एक बार पता चला कि अगर मैं 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे को 25 साल तक बिजली फ्री है, ठीक है। तो ये बिजनेस क्या है, ये अडानी ग्रीन है ना। आपको 3-4 लाख रुपए एक साल लगाने हैं और उसके बाद आपको 25 साल तक कुछ नहीं लेना। अब प्रॉब्लम क्या है, अब अडानी का क्या सीन है, वो 25 लाख के लिए उसने लोन अभी ले लिया, ठीक है। अब उसने अभी लोन लिया, लेकिन 25 साल तक फ्रूट खाएगा ना, वो 25 साल तक नहीं देख रहे लोग, अभी कर्जा ज्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम है। वैसे जितना भी है ना अडानी, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे प्रोजेक्ट ही ऐसे रहते हैं जिसमें स्टार्टिंग में आपको कर्जा लेना है और जिंदगी भर खाना है। जैसे रोड बनेगा, हाईवे बनेगा तो टोल टैक्स वसूलता रहेगा, है ना। पेट्रोल पंप स्टैब्लिश करेगा तो बस पैसा लेता रहेगा, ऐडता रहेगा। पोर्ट बना रहा है, पोर्ट एक बार बन गया, मेन तो कॉस्टिंग उसी के, एयरपोर्ट एक बार बन गया, मेन तो उसी का है, बाद में तो जिंदगी भर कमाना है। तो ये सीन है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो ना, तो अडानी के बिजनेसेस बहुत सही है, मतलब सब मल्टीबैगर है, बट प्रॉब्लम है कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। तो ये अडानी का गेम है, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट वैल्यूएशन में, समझे। तो एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट करते हैं, देन विल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो प्लेज का परसेंटेज है, ठीक है। ये देखो, ये चीज है नेक्स्ट, प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज का मतलब होता है कि जो प्रमोटर है उनके पास जो स्टॉक है, बाकी ये सब पीवी, आरओसी, नेट सेल, ये वो अपन कल कंप्लीट करेंगे। जो प्लेज का जो परसेंटेज है ना, वो कितना है, मतलब कितना परसेंट कंपनी ने अपना, कितना परसेंट जो प्रमोटर है उसने गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपका प्लेज परसेंटेज, ठीक है। अब देखो, टाटा पावर ने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, देखते कोई आईटी कंपनी ने कुछ रखा है क्या। ये देखो, टीसीएस में 0.48% प्लेज है। किसका, ये जो प्लेजिंग होती है ना, प्रमोटर की प्लेजिंग होती है। अब 0.48% प्लेज है, अब क्यों है, ठीक है। देखो, प्लेजिंग का वैसे देखा जाए तो प्लेजिंग का मतलब होता है कि अपने शेयर को गिरवी रखना और वहां से पैसे उठाना, ठीक है। अब कम क्यों करेगा कोई, सिंपल सा बात है, उसको पैसा चाहिए, ठीक है। अब पैसा चाहिए, अब पैसा क्यों चाहिए, अब पैसा अगर प्लेज करके वो इसलिए उठा रहा है, अभी आपको देखना पड़ेगा। देखो, फंडामेंटल का सीन क्या पता है, हम जो भी एनालिसिस करते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए ट्रू है। तो जितनी गहराई से आप उस कंपनी को जानोगे, उतनी अच्छे से आप एनालिसिस कर पाओगे, है ना।
अब जैसे एग्जांपल, अभी समझो एक XYZ कंपनी है, उसके प्रोमोटर ने मान लेते हैं कुछ शेयर गिरवी रखे। नोसिल का एग्जांपल मुझे याद आता है, वो टाइम पे मेरे पास होल्डिंग हुआ करती थी। ठीक है, तो अगर वो गिरवी रख के उस पैसे को अगर उसने अपने बिजनेस को ग्रो करने में यूज किया है, उस पैसे को उसने लिया गिरवी रख के, और मान लेते उसने जैसे अभी TCS है, अब TCS के शेयर गिरवी रख के अगर उसने टाटा पावर के शेयर खरीद लिए, ठीक है, या उस पैसे को कुछ और अच्छे काम के लिए यूज कर लिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर शेयर को गिरवी रख के उस पैसे को अगर उसने अपने आईआईसी के लिए यूज किया, पर्सनल खर्चों के लिए यूज किया, तब वो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आइडियली तो प्लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि जो है तो उसमें निपटा। बट अगर प्लेस परसेंटेज है तब तो देखना पड़ेगा कि प्लेस परसेंटेज उसका क्यों है। तो अगर अच्छी वजह से है तब तो ठीक है, अगर बुरी वजह से है तब तो भाई दिक्कत है। ठीक है, तो अब अगर इसमें से मैं देखते हैं कि अपने को कुछ प्लेज परसेंटेज के लिए भी कुछ स्क्रीन मिलता है क्या, ऐसा देखते हैं जिसका 100% है। ठीक है, प्लेज परसेंट लेट से ग्रेटर देन 99, लेट्स। अच्छा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैसेज आया मतलब स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, अपन देखते हैं कि ऐसी कोई कंपनी जिसका प्लेज परसेंटेज 99% है। ठीक है, मतलब पूरी कंपनी गिरी हुई है समझ लो, ऐसी कौन सी है, देखते हैं। चलो देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है कि अपने को। हाँ बहुत सारी यार, जिसमें से टॉप मार्केट कैप में उत्तरी वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, क्या बात है, वेदांता देखते कितना है, 100%, वाव, समझ रहे हो। वेदांता के शेयर में जो ऊपर नीचे होता था ना, यहाँ पे प्लेस परसेंटेज कितना, 100%। इसका क्या मतलब है, वेदांता ने अपने पूरे शेयर गिरवी रखे। अब क्यों गिरवी रखे, ठीक है, अब वो गिरवी रख के अगर उसने उस पैसे से क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन देखते हैं, अगर कुछ समझ आया तो अब एक काम करते हैं, पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं इसका, वेदांता का। ठीक है, क्या है इसका इन्वेस्टर में, प्रोमोटर के पास है 63, FIS DIS पब्लिक के पास है 17। ठीक है, एक टाइम पे 55 था, अब 55 से बढ़ के 63 हो गया। ठीक है, तो मोटा मोटा अपने को क्या समझ में आ रहा है कि जो वेदांता है वो कहीं ना कहीं अपने खुद के शेयर को बाय कर रहा है। ठीक है, इसके लिए इसने प्लेज किया रहेगा। ठीक है, मोटा मोटा ही समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब वो तो ऑब्वियस सी बात है, यही फंडामेंटल की दिक्कत क्या है, अगर आप उसको कोई आपने पैरामीटर पकड़ लिया ना, फिर आपको कंपनी के अंदर घुस के देखना है कि क्या क्या रीजन है। आप वो कैसे देखोगे, आप कंपनी के ये कंपनी जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करती है उसका तो उनकी बैलेंस शीट आती है, कौन कॉल आते हैं, वो सब देखना पड़ेगा आपको। उतना नहीं समझ आ रहा, कोई न्यूज चैनल पे जाओ और वो बताते रहेंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मोटा मोटा मुझे क्या लगता है, अब 100% वेदांता के शेयर प्लेस्ड है। ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, इसने अपने जो प्लेज कर करके अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब क्या क्या होगा छोड़ो, लेकिन अब प्लेजिंग अगर है, अब क्या क्या होगा मेरे को पता नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास वेदांता है नहीं तो मैं इतना कभी रिसर्च किया नहीं। क्या क्या होगा इसमें, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये ना कि अगर कल को समझो आप, प्लेस का मतलब होता है कि वेदांता के पूरे शेयर गिरवी पड़े हुए। ठीक है, आज वेदांता की जो शेयर प्राइस है, एंड प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, रुको, ये वेदांता है, इसका शेयर प्राइस है बराबर, अभी आज वेदांता का शेयर प्राइस कितना, 282। तो 282 के हिसाब से आज जो वेदांता ने दिया ना बैंक को वेदांता ने क्या बोला, मेरी कंपनी 1 लाख करोड़ के ले तू शेयर्स, 1 लाख करोड़ का उसने गिरवी रख दिया पूरा। कल को अगर ये शेयर प्राइस मान लेते हैं यहां से गिर के आधा हो जाता है, ये गिरने लगता है, 300 का 200 होता है, मतलब 100 रुपए कम हो गया। जैसे 100 रुपए कम हो गया, उसकी मार्केट कैप भी 30% उड़ गई, मतलब 70,000 करोड़ की आ गई। तो बैंक क्या करेगी, बैंक शेयर बेचेगी। क्यों बेचेगी, क्योंकि भाई शेयर की वैल्यू गिर रही है ना, अब उसको तो अपना पैसा रिकवर करना है, क्या पता कंपनी बंद हो जाए, इसलिए बैंक अपने शेयर बेचने लगेगी। और जैसे बैंक में शेयर बेचने लगेंगे ना, और सेलिंग आएगी और स्टॉक गिरते जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है अगर परसेंटेज प्लेस ज्यादा है तो। ठीक है, अब समझे बात को, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट समझे आप क्या बोल रहा हूं। तो अगर शेयर प्राइस गिरने लगा तो मार्केट कैप गिरेगी, कम होगी, तो बैंक की वैल्यू कम होती जाएगी, तो बैंक करके शेयर बेचेगा और मार्केट गिरेगी और शेयर गिरता जाएगा, और बेचेगा और शेयर गिरता जाएगा, अपने पैसे उसने रिकवर करने। बात समझे आप, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अरे कोई बता नहीं रहा। ठीक है, तो अब सीन क्या है, अब ऐसा होगा क्यों, होगा इसलिए ना क्योंकि जो जो मेटल कंपनी है ना, इनके बिजनेस बहुत सिक्लिकल बिजनेस होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, ये रॉ मटेरियल पे चलता है इनका। तो कल को वहां पे स्टील के, एल्यूमिनियम के प्राइस अगर बढ़े ना, ये घट गए मार्केट में, मतलब डिमांड कम हो गई, इन शॉर्ट को छोड़ो, नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का कम हो गया, किसी भी वजह नेट प्रॉफिट कम हो गया, अगर वहां पे डिमांड कम हो गई, नेट प्रॉफिट कम हो गई, जैसे नेट प्रॉफिट कम हो जाएगी, शेयर प्राइस गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा, ठीक है, क्यों गिरने लगेगा, क्योंकि मार्केट में लोग बेचने लगेंगे। अब वो
इसमें क्या होगा, सबसे पहले अनिल अग्रवाल है, वेदांता के जो मेन आदमी है, अनिल अग्रवाल क्या करेगा, मैनेज करने की कोशिश करेगा, भले नेट प्रॉफिट गिर रहा है लेकिन वो गिरने नहीं देगा शेयर को। क्यों गिरने देगा, तो सबसे बड़ा फटका उसको ही पड़ना है, बराबर। तो वो क्या करेगा, रुकाएगा। लेकिन कब तक रुकाएगा, है ना। आज अगर मैं वेदांता की आपको बात बताऊं तो कब तक रुकाएगा वेदांता को गिरने से, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास 100% थोड़ी ना है, उसके पास तो 63 है, ये 17% लोग बेचने लगेंगे, बैंक है, बैंक के पास पूरे रखे हुए हैं, मतलब 100%, मतलब 100% इक्विटी नहीं, उसके 63% का 100%। जो प्लेजिंग होती है ना, उसे प्रमोटर की होती है, पूरी कंपनी की नहीं होती। तो वो क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर यहां से बढ़ना लगा मामला तो रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो केस में क्या, बैंक क्या करेगी, बैंक बोलेगी भाई चल टाटा बाय बाय, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर जाता है, या कंपनी की सेल, ये जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट गिरने लग जाता है, या कंपनी की अगर सेल गिरने लगी, तो लोग बेचने लगेंगे, और जैसे बेचने लगे शेयर प्राइस गिरेगा, शेयर प्राइस गिरेगा, कंपनी बेच देगी उसके शेयर, और फिर कंपनी को प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा सीन है, इसलिए अगर प्लेजिंग है ना, उससे अगर आप दूर रहो तो बेहतर है। अब सीन क्या है कि प्लेजिंग हर बिजनेस में, देखो प्लेजिंग तो होनी नहीं चाहिए, बट अगर ये मसला भी अडानी के साथ आ रहा था, बोले अडानी के शेयर बहुत प्लेज हैं, ठीक है। अडानी में आप देखो ना, ये अडानी अभी किधर गया अपना अडानी, अब इसमें अडानी कुठे झाला भाऊ, अडानी कुठे आहे तुम्ही, अडानी दादा तुम्ही कुठे आहेत, अडानी, अडानी एटीजीएल कुठे है, अडानी टोटल गैस, अरे इसने पूरा छुड़ा दिया प्लेज, ठीक है। एक टाइम पे बहुत सारा था, बाद में अब अडानी साहब सुधर गए तो वही छुड़ा लिया, ठीक है, जो भी है। तो अब समझो सीन क्या है कि अग्रवाल साहब को खतरा है। क्यों, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है ना मेटल का, ये बहुत सिक्लिकल बिजनेस होता है, कभी भी डिमांड गिर जाती है, चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना इंपोर्ट प्राइस वगैरह कंट्रोल करता है, बहुत कुछ होता है उसमें। लेकिन अगर अडानी प्लेज करता है ना, तो उतना मसला नहीं है। क्यों, क्योंकि अडानी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है ना, वो ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि वहां पे कैश फ्लो आने का चांसेस है, बट इसके पास चांसेस नहीं है वेदांता के पास। हालांकि दोनों में नहीं होना चाहिए, आइडियली तो नहीं होना चाहिए, बट वही बात है, आप तुमने लिया है तो क्यों लिया है, उसका पैसे का क्या कर रहे हो, तो ये पूरी गेम है। तो जितना प्लेट परसेंटेज कम रहेगा उतना हमारे लिए सही है, ठीक है। तो आज के लिए तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे, कल इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखो, हर चीज जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, और उस एग्जाम्पल के साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि समझे कि किस तरीके से वो कंपनी पे इफेक्ट हो रहा है, किस तरीके से चीजें पैन आउट हो रही है। फंडामेंटल में ये प्रॉब्लम है। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको अभी थोड़ी ना सोच के बता रहा हूं, ये सब चीजें तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी है। मैं सुना लेक्चर चालू के पहले बताया था कि वेदांता का सोचूंगा मैं, कहीं ना कहीं मैंने पहले पढ़ के रखा हुआ है, कहीं सुन के रखा हुआ है, सामने आ गया। तो ये प्रॉब्लम है, टेक्निकल में इशू नहीं है। आपको दिखा प्रमोटर प्लेज है, अब ये कब होता है पता है, ये आप जितना टाइम मार्केट में गुजारोगे ना वक्त, उतना आपकी चीजें और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, ठीक है। अब कल और चीजें बताऊंगा मैं, तो आपको उतना अंडरस्टैंडिंग समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने क्या देखना है, वेदांता में प्लेज है तो प्रॉब्लम है, बस खत्म। अब एक्शन कहां लेना है, चार्ट में। अगर चार्ट में आपको, क्योंकि जो यहाँ पे हो रहा दिख रहा है ना वहां पे, तो आपको फंडामेंटल को एज बैकअप टूल यूज करना है, ताकि हम टेक्निकल में हमारी चीजों को और बेहतर कर सकें, ठीक है। तो कुछ क्वेरी है तो पूछिए, मोस्ट वेलकम, एल्स विल वाइंड अप द सेशन।